गुड मॉर्निंग एवरीवन। आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी है। तो बहुत सारी थ्योरीज होंगी जिसमें आपको हो सकता है डाउट हो, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल डाउट भी हो सकते हैं। तो एक एक करके आप अपना कमेंट लिखना, जिसमें होगा वो करते हैं। तो मैं चार चीज़ें लिख रहा हूँ, आप बताना इनमें किस में डाउट है। स्पेसिफिकली उसकी थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आयोनिक में फोर इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है पीएच कैलकुलेशन, और सेकंड है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, थर्ड है बफर्स, एंड फोर्थ है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। आयोनिक के न्यूमेरिकल या आयोनिक के क्वेश्चंस थोड़े रिलेटिवली डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब आप पीएच यूज़ करते हो तो पीएच का एप्लीकेशन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में होता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एप्लीकेशन बफर में होता है, और बफर का एप्लीकेशन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पे होता है। दैट मीन्स आप जब पीएच पढ़ते हो ना तो उसका यूज़ आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में करते हो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी आप पीएच ही निकाल रहे होते हो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप बफर में यूज़ करते हो, और इन तीनों का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से आते हैं। तो ये फोर मेजर एरिया है जहाँ पूरे आयोनिक इक्विलिब्रियम का। अब आते हैं पीएच में। देखो पीएच किसका होगा, पीएच होगा या तो स्ट्रॉन्ग एसिड का, वीक एसिड का। अब वो वीक एसिड में ना दूसरा वीक एसिड डाल देंगे, दो वीक एसिड हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक एसिड को डाल देंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड में बेस को डाल देंगे, या फिर वीक एसिड में बेस को डालेंगे। यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ट्राइप्रोटिक एसिड ले लेंगे, या फिर डाइल्यूट कर देंगे। तो ये वो के एरिया है जिससे पीएच के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और कुछ खास होता भी नहीं होगा इसमें। या तो आपसे डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच पूछेंगे, या तो वीक एसिड का पीएच पूछेंगे, या तो वीक में वीक डाल देंगे। मैंने दो लिखे हैं, हो सकता है तीन चार वीक एसिड भी ले लें। तो कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं पीएच में, है ना। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की, सॉरी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन तरह की कैटेगरी लाई करती है। एक कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस, एक एनायोनिक हाइड्रोलिसिस, और एक जिसमें कैटायोनिक और एनायोनिक दोनों हाइड्रोलिसिस हो। तो ये थ्री कैटेगरी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की है। अगर हम बफर की बात करें तो बफर में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, उसी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हो, एक एसिडिक बफर है और एक बेसिक बफर है ना। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो इस तरह से इसको कैटेगराइज तो नहीं करते, बट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द सॉलिबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज केएसपी। इन दो का एप्लीकेशन इन सब से मिला करके क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से लेके सब चीज़ें हो सकती हैं, धीरे धीरे वो एडअप होते चले जाते हैं क्वेश्चंस में। इसी में सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है, और इसी में आप एमोनिया के कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना भी सीखते हो, ठीक है। तो ये मैंने अभी स्क्रीनशॉट आप लेना, और स्क्रीनशॉट मतलब बस मुझे ये बता दो, इतनी सारी थ्योरीज में इसमें एक चीज़ और भी है, वो एडिशनल ले लो आप इसको, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर के ऊपर भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो मैं इसको फिफ्थ कैटेगरी बोल देता हूँ, हालांकि ये भी बहुत ईजी सा है ना। तो अब आप ये बताओ, इन सब में यार एंटी लॉग आईआईटी निकालना नहीं सिखाऊंगा, लॉग एंटी लॉग, अभी आयोनिक के ही कॉन्सेप्ट पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो सारे, अब आप बताओ इसमें किस में आपको डाउट आता है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तनवीर कह रहा है और मनन कह रहा है ना। फोर वाले को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। बफर कैपेसिटी, सॉल्ट, इंडिकेटर्स, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो मोरलेस आप ये पीएच के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, यानी पीएच का ये सारा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा पूछ रहे हो आप, और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, बफर, ठीक है।
तन्मय सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं भाई, 2 घंटे में आप क्या क्या चीज़ पढ़ लोगे। तो स्पेसिफिकली वो पढ़ते हैं ना जिसमें डाउट है, जो आता है वो दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी करके मनीषा गोविल कोई एग्जिस्ट नहीं करता, ऑल्दो सारी क्वेश्चन सॉलिबिलिटी के साइमल्टेनियस के ही हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं आपके कमेंट को देख के एनालाइज कर पा रहा हूं कि पीएच वाला पार्ट सबका क्लियर है, तो इसको हटा देते हैं, सारे आपको आते हैं। तो पीएच से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, तो उस क्वेश्चन में ही अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। अब आते हैं हम सॉलिबिलिटी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसमें आपको थोड़ा डाउट है और आपको डाउट है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में, तो ये दो को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। बफर मैं थोड़ा जल्दी से बता दूंगा, ठीक है, ये ऐसा चलेगा। ठीक है यार, एडवांस का कोई ट्रेंड नहीं है। जिस आयुष्मान वर्मन आप लिख रहे हो, प्लीज़ फोकस ऑन मोर ट्रेंड ऑफ एडवांस। एडवांस का कोई ट्रेंड नहीं है यार। आप आयोनिक इक्विलिब्रियम को ठीक से समझो, रेदर देन कि एडवांस में क्या क्वेश्चंस आते हैं उसको समझो। अगर आप इफ़ यू नो आयोनिक इक्विलिब्रियम परफेक्टली वेल, तो एडवांस के क्वेश्चन सारे आप आराम से कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट में फोकस करते हैं रेदर देन पैटर्न या उन चीज़ों में कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आते होंगे। एक बार अगर आयोनिक पूरा क्लियर है तो सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। अभी मैं पिछले एडवांस के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ही आज, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से, सॉरी स्टार्ट कर रहा हूं मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से स्टार्ट करते हैं ना। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे, मुझे फॉर्मूले तो याद है नहीं, बट आपको याद होनी चाहिए सो दैट आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर पाओ। मैं तो सब चीज़ें डिराइव करना स्टार्ट करूँगा, लेकिन किसी को याद है तो कमेंट में लिख देना, मैं लिख दूंगा वो वाला। बाकी आप सारे फॉर्मूले ज़रूर याद करना हाइड्रोलिसिस के। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से। तो हाइड्रोलिसिस की अगर हम बात करें तो नाम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन ऑफ एनी सॉल्ट विथ वाटर। तो जब आप वाटर के साथ रिएक्शंस करते हो तो उसको हम कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब इसका मीनिंग कहाँ से शुरू होता है इसको देखते हैं। देखो, अगर ना आप 1 लीटर वाटर ले लो, कितना, 1 लीटर वाटर, तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो यार 1 लीटर वाटर का मतलब हुआ कि 1 kg वाटर, क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 होती है। तो 1 kg वाटर का मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा कह सकते हैं ना 1 लीटर वाटर को। तो मैं ऐसे लिखते जा रहा हूँ, मुझे लगता है इजीली आप समझ जाओगे। 1 लीटर वाटर मीन्स 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर मीन्स 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 18 कर लो, तो ये आ गए 55.5 मोल्स, है ना। तो 55.5 मोल, अगर कोई मुझे कहे कि मेरे पास 1 लीटर वाटर है, मेरे सामने रखा भी है 1 लीटर वाटर है, तो इसमें 55.5 मोल वाटर है। 55.5 मोल वाटर मीन्स 55.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 23 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, इस 1 लीटर वाटर में आप एनालिसिस करो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यू विल फाइंड प्योर 1 लीटर वाटर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। वन इज H2O, है ना, जो नया नया आपने वाटर लिया था, और ये H2O सेल्फ डिसोसिएशन में जाता है और आपको देता है H+ एंड OH-। तो अगर आपके पास टाइम t = 0 पे ये 55.5 है, तो उस समय ये दोनों 0 0 रहे होंगे, और कुछ टाइम के बाद जब इक्विलिब्रियम आ गया तो ये बचता है 55.5, ये हो जाता है 10 की पावर -7, ये हो जाता है 10 की पावर -7। 55.5 से 10 की पावर -7 को माइनस करोगे तो इतना ही आएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाटर का जो मोल्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, मोर प्रिसाइजली इतना कम चेंज हो रहा है कि उसको हम ले ही नहीं रहे। तो क्या ये बोलना ठीक होगा कि एट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड H2O consists of H+ and OH, and both H+ and OH are 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 mole, and which is present in 1 liter. Therefore, the concentration of H+ as well as OH- must be 10 की पावर -7 molar. कब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब देखो, आयोनिक में आप रिलेट करते हो pH को, तो pH से हम रिलेट करते हैं एसिड और बेस को, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट कहता हूँ। मेरे हिसाब से वाटर में 3 चीज़ें हैं, एक है एसिड, एक है बेस और एक है न्यूट्रल। तो इसको इस तरह से लेना तो बहुत इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल की प्रोसेसिंग। फर्स्ट थिंग, बट व्हाई डज वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट सर? इट कैन रिमेन एज वाटर मॉलिक्यूल।
अरुण, दो चीज़ें केमिस्ट्री में दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे, शायद सभी बच्चों के आते हैं। एक होता है वाई, एक होता है हाउ। तो जब आप किसी क्वेश्चन में वाई लगाते हो तो उसका कोई आंसर नहीं होता, हाउ का आंसर जरूर हम दे सकते हैं। वाई में तो आप ये भी पूछ सकते हो यार वाटर H2O ही क्यों है, HO के साथ ही क्यों लग रहा है, तो वाई बहुत सारे हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि H2O अकेला क्यों नहीं है, ये डिसोशिएट क्यों करता है, तो उसका बहुत आसान सा आंसर है। आप 1 लीटर वाटर को रूम टेम्परेचर में रखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्या वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेगा? यस। तो जब वो एनर्जी लेगा तो बॉन्ड टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे। अब कितनी एनर्जी ली? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में जितनी एनर्जी ली वो सफिशिएंट था कि इतने बॉन्ड तोड़े कि वो 10⁻⁷ मोल H+ दे पाए। ये मुझे कैसे पता चला? मैंने एक्सपेरिमेंट से निकाला। तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि भाई H2O रूम टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर से सफिशिएंट एनर्जी लेता है और थोड़ा बहुत उसके बॉन्ड टूट जाते हैं। कितना बॉन्ड टूटते हैं? इतना कि इक्विलिब्रियम पे 10⁻⁷ 10⁻⁷ आ जाए। अब आप बोलोगे यार ये 10⁻⁷ ही क्यों आया? तो उसका आंसर है डेल्टा जी। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा जी इज 0 when the concentration of H+ and OH- equal to 10⁻⁷ 10⁻⁷। अब आप अगर ये पूछते हो कि यार ये 0 डेल्टा जी इसी कंसंट्रेशन में ये मुझे कैसे पता चला, तो उसके लिए फिर मुझे इंडिविजुअल गिब्स फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और डेल्टा जी इसकी निकालनी पड़ेगी, तो मुझे एक्चुअल कंसंट्रेशन भी इस टेम्परेचर में ईजिली निकल जाएंगे। क्लियर? तो एनीवे अब हम ये कहते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ये दोनों चीज़ें हैं। मैं कह रहा था 3 चीज़ें हैं, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, एक होता है न्यूट्रल। देखो मैं इसको कैसे समझाता हूँ। मेरे हिसाब से कोई भी आप पानी ले लो, किसी भी कंटेनर में ले लो, किसी भी टेम्परेचर में ले लो, उसमें 3 चीज़ें जरूर होंगी, वाटर, H और OH। अगर H+ और OH- की कंसंट्रेशन इक्वल है, मेरे लिए वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ pH। ये लाइन समझ आई? यार कैलाश 0 डिग्री पे आप लिख रहे हो H+ 0 होगा, ये अगेन दूसरी गलती है। 0 डिग्री का मतलब क्या? एनर्जी 0 होती है? आंसर इज नो। 0 डिग्री का मतलब एनर्जी कम है। अब कम है तो यानी कि 10⁻⁷ तो नहीं होगा, उससे थोड़ा और कम होगा, तो 10⁻⁸ 10⁻�9 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 0 कभी भी नहीं होगा। हर मूवमेंट पे डेल्टा जी किसी न किसी पॉइंट पे 0 आएगी, कंसंट्रेशन उसी हिसाब से होंगे। हाँ, अगर आप ये कहो कि यार मैं -40 कर देता हूँ, एनर्जी बिल्कुल ही करता हूँ, तो फिर तो वाटर रहा भी नहीं, क्रिस्टलाइज हो गया, तो वहाँ पे इन सारे इक्विलिब्रियम का कोई लॉजिक चलता भी नहीं है। क्लियर? तो अब आते हैं हम कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ द कंसंट्रेशन, इस लाइन को ज़रा ध्यान से सुनना और आपकी समझ कितना है ये बताना। अगर H+ और OH- की कंसंट्रेशन इक्वल है तो मेरे लिए वो सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। और अगर H+ की कंसंट्रेशन जो है वो OH से ज़्यादा है तो मेरे लिए वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर OH की कंसंट्रेशन H से ज़्यादा है तो मेरे लिए वो सॉल्यूशन बेसिक है। तो मैं सॉल्यूशन को एसिड, बेस और न्यूट्रल pH के रेस्पेक्ट में नहीं बल्कि कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में डिफाइन करता हूं। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H and OH आर इक्वल, इट इज न्यूट्रल। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज हायर देन OH, इट इज एसिडिक। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ OH इज हायर देन H+, इट इज बेसिक। तो इस तरह से आपने एसिड, बेस और न्यूट्रल में इन तीनों को डिफाइन कर दिया। अब pH इसके बाद की कहानी है। pH इसके बाद की कहानी, इससे पहले की नहीं है। अब आप सोचो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपने कहा H की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ है, OH की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ है। तो pH क्या होता है? P रिप्रेजेंट करता है माइनस लॉग को। तो pH का मतलब है माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H+ आयन, दैट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन विच इज प्रेजेंट इन द वाटर, वो आपको लेना है। तो माइनस लॉग ऑफ H+ मीन्स माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷, द pH बिकम्स 7। अब 7 pH पे H और OH दोनों इक्वल थे, इसलिए वो न्यूट्रल है। क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि टेम्परेचर को मैंने हीट कर दिया और H+ की कंसंट्रेशन, देखो हीट किया और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या ये बोलना ठीक है? 55 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाना। टेम्परेचर को बढ़ाने का इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी है कि आप सिस्टम में ना एनर्जी डालते हो। और जरा इस इक्विलिब्रियम को देखो, क्या ये बोलना ठीक होगा? लास्ट टाइम मैंने इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर का इफेक्ट समझाया भी था। क्या ये बोलना ठीक है कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम है जो आपको दिख रहा है अभी, वाटर, H+ और OH-, है ना, येस और नो में आंसर देना। इसमें जब ये रिएक्शन ना फॉरवर्ड जा रही है, ध्यान से देखो, फॉरवर्ड तो बॉन्ड टूट रहे हैं, लेकिन जब ये बैकवर्ड आ रही है तो बॉन्ड बन रहे हैं, H और OH के बॉन्ड बन रहे हैं। तो बैकवर्ड हो गया एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड हो गया एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी। When you increase the temperature means you are adding energy. When you are adding energy, the reaction and the equilibrium shift to the endothermic direction. और एंडोथर्मिक कौन सा है? फॉरवर्ड वाला। तो अब फॉरवर्ड अगर एंडो है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, H और OH दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो नई कंसंट्रेशन ये होगी 10⁻⁵ और ये भी होगी 10⁻⁵। क्लियर है?
तो एट हाई टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज टू 10 की पावर -5, कंसंट्रेशन ऑफ OH इंक्रीज टू 10 की पावर -5। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार इस पॉइंट पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे व्हाट इज द पीएच, तो आप क्या लिखोगे? पीएच तो आपका होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। अब H प्लस कितने हैं? 10 की पावर -7, तो पीएच कितने हो जाएंगे? माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -5 एंड दैट कैन बी रिटन एज 5। अब आप ये बताओ, पीएच अगर 5 है, क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है? संभूति आप सही कह रहे हो, इसका मतलब क्लियर है। अभी पीएच 5 है तो क्या ये सॉल्यूशन एसिडिक है? फटाफट लिखना। बिल्कुल सही, अब आप सही कह रहे हो, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? पीएच से एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई रिलेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये देखो H और OH दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, और पीएच 5 पे न्यूट्रल है। तो जो आपकी स्केल है 1 से लेके 14, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन जेई में जनरली वो टेम्परेचर बदलते नहीं है, क्योंकि नई टेम्परेचर जब भी चेंज करेंगे तो उनको नया PKW देना पड़ेगा, तो अननेसेसरी की इन्फॉर्मेशन होगी। तो जेई में क्या होता है, आपका जो कंटेनर का टेम्परेचर है वो हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। ये लाइन समझ आई? समर में वी ड्रिंक एसिडिक वाटर। आर्यन, ये कहाँ से बात आई? समर में टेम्परेचर, अगर आप समर को छोड़ दो यार, चाय पीते हो, टेम्परेचर बहुत हाई है, अब हो सकता है H प्लस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 हो गई, तो pH 4 का मतलब वो एसिडिक थोड़ी है। एसिडिक तो मैंने अभी इस तरह समझाया, तो इसी तरह से लो ना, pH से क्यों ले रहे हो सकता है 4 पे ही न्यूट्रल रहा हो वो, ये भी तो है ना। चलो अब आते हैं हम अगले लाइन में। सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज जो न्यूमेरिकल में चाहिए वो क्या है? टेम्परेचर 25 डिग्री। तो एक बात हमेशा याद रखना, हर न्यूमेरिकल में ये यूज होगा कि अगर टेम्परेचर को छोड़ देना, भूल जाओ, 25 हमेशा रहता है। ये वाटर है, आप इसमें H प्लस डालो, आप इसमें OH डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मार्कर भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस की कंसंट्रेशन हमेशा 10 की पावर -14 होगी। ये लाइन समझ आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर मेरे पास वाटर है और वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू 10 की पावर -14, चाहे कुछ भी हो जाए, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये हमेशा 10 की पावर -14 होगा। आप इसमें कोई भी चेंज करो, कुछ भी डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इर्रेस्पेक्टिव कि आप इसमें H प्लस डाल रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव कि इसमें आप OH माइनस डाल रहे हो। इससे सारे कन्विंस्ड हो? कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बता सकते हो कि बिना टेम्परेचर को बदले इनकी कंसंट्रेशन 10 की पावर 14 ना हो? ऐसा कुछ हो सकता है? सोचो जरा। यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एट टेम्परेचर। कुछ भी दिमाग में ऐसा आ रहा है कि आप बिना टेम्परेचर को बदले H और OH की कंसंट्रेशन को 10 की पावर -14 ना करो? जल्दी करना यार, बहुत सारी थ्योरीज हैं। सोचो, जितना सोच पाओगे उतना अच्छा है। तरुण गुप्ता, इफ यू आर एडिंग HCl, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप HCl डालो या कुछ भी डालो। सॉरी, तरुणा गुप्ता, अगर आप HCl डालते हो तो H प्लस बढ़ जाएंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप H प्लस डालोगे ना तो H प्लस बढ़ेगा, उसी रेशियो में OH कम हो जाएगा, और ये मल्टीपल वापस से यही आएगा। तो यार ये हर न्यूमेरिकल में होगा ही होगा। आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कोई लिख रहा है, कुछ भी करो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो अभी बताता हूं मैं। बाहर से OH माइनस डालोगे तो तनवीर क्या होगा? बाहर से OH डालोगे तो OH बढ़ेगा, उसी प्रपोर्शन में H प्लस कम नहीं हो जाएंगे क्या? मैं बताता हूं कैसे, सुनो। देखो मान लो आपने कहा बाहर से OH 10 की पावर -2 मोलर OH डाल दो। अब अगर OH 10 की पावर -2 है ना, तो H प्लस की वैल्यू 10 की पावर -12 हो जाएगी। देखो ये OH है और ये H प्लस है, और ये सॉल्यूशन बेसिक होगा, लेकिन मल्टीपल इसका अभी भी 10 की पावर -14 होगा, क्योंकि आपने बाहर से OH डाला तो OH की कंसंट्रेशन बढ़ के 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -12। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग वीक कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाहर से एनर्जी मत दो ध्रुव, एनर्जी डालोगे तो टेम्परेचर बदलेगा, उसकी बात हम कर नहीं रहे, हम कह रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे इट विल ऑलवेज सेल्फ एडजस्ट। ये लाइन से कन्विंस हो। एडिंग वाटर टू लो पीएच, यार आप ना जाके स्विमिंग पूल का वाटर भी ले लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH 10 की पावर -14 होगी, तो एडिंग वाटर से कुछ नहीं होना। वैक्यूम चैम्बर में रख ले, क्या होगा वैक्यूम चैम्बर से? ठीक है, सारे आप लिख रहे हो, कन्विंस्ड है। प्रेशर चेंज करने से क्या पानी के ऊपर प्रेशर डालोगे शुभम?
ये पानी है, डाल के देखो यार प्रेशर क्या होगा उससे। प्रेशर का इंपैक्ट तब आता है जब आप इक्विलिब्रियम में गैसियस स्पीसीज की बात कर रहे हो। सर आई हैव मैनी क्वेश्चन वेयर पीएच ऑफ एसिड टू बी मोर देन 7। मिथिलेश, मुझे तो आज तक ऐसा एसिड ही नहीं मिला जिसमें पीएच 7 से ज़्यादा होगा, टेम्परेचर 25 है। नहीं है, रिएक्टिंग स्पीसीज ऐड करने से भी कुछ नहीं होगा। क्या होगा ऐड करने से? मान लो तुमने X+ डाला और वो H+ के साथ कॉम्बाइंड हो गया, सॉरी X- डाला H+ के साथ कॉम्बाइंड हो गया, H+ कम होंगे, वाटर का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, OH को बढ़ा देगा, H को कम कर देगा, मल्टीपल फिर 10⁻⁻14 होगा। नहीं है? कुछ ऐसा सोच रहे हो जो कमेंट में नहीं लिख पा रहे हो तो मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। हालांकि मैं ऐसे 1-2 चीज़ें जानता हूं, लेकिन मुझे उसका आंसर नहीं पता, इसलिए मैं शेयर ही नहीं कर रहा। हाँ, वैक्यूम में वाटर को बॉईल कर, कैलाश बॉईल कर, तू 25 डिग्री में बॉईल करना। मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब तू एक नया मेथड निकाल के बॉईल कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर फिर भी 25 ही है। अगर इनफाइनाइट वॉल्यूम कर दें तो, मनन बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, ऐसा करते हैं ओशन में जाकर के ना पीएच मेजर करते हैं 25 डिग्री में, H/OH वहाँ पे भी उतना ही रहेगा, ऑल्दो उसमें बहुत सारे सॉल्ट है तो थोड़ी कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। यस तो अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो पहली बात तो ये कि भाई वाटर में H और OH हमेशा 10⁻⁻14 मल्टीपल, कंसंट्रेशन का मल्टीपल है ना। नहीं, वही क्वेश्चन क्यों बताऊं जिसका आंसर ही नहीं पता, या किसी ने मुझे पूछा, मैं खुद ही सोचने लग गया यार कैसे हो सकता है। जब मुझे पता चलेगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम, बात किसकी चल रही थी, आपने सबसे ज़्यादा कमेंट लिखे थे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। ठीक है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे आ जाते हैं फटाफट से। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब समझना, थोड़ी देर के लिए जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करना, ऑल्दो आपको फॉर्मूलेज याद भी होंगे, आप अप्लाई भी करते होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब सॉल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन, इस बात को तो सब मानते हो। और सॉल्ट क्या, किसको आप सॉल्ट कहते हो? जो पानी में जाए, टप और 2 पार्ट में टूट जाए, तो ऐसा ही एक सॉल्ट ले लेते हैं AB। तो अब हम ले लेते हैं एक सॉल्ट AB, है ना, और ये AB पानी में गया, 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, A+ और B- में। नाउ दीज आयन एक्चुअली डिस्टर्ब वाटर। वाटर का अपना इक्विलिब्रियम है जो ऊपर वाले ने उसको बना के भी दिया है, H2O गिव्स H+ एंड OH-। ये भी 10⁻⁻7, ये भी 10⁻⁻7। अब इस वाटर के इक्विलिब्रियम में इस सॉल्ट्स की एंट्री होगी। अब ये सॉल्ट उस वाटर के इक्विलिब्रियम को अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस हुई, नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसमें ये मार्कर डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको तब फर्क पड़ता है जब आप मार्कर डालो और मार्कर इनमें से किसी के साथ रिएक्ट करे। वो क्यों फर्क पड़ा? रिएक्ट करने का मतलब है कंसंट्रेशन को बदलना, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बदलते ही बदलते हैं अपने आप को, ताकि उनका मल्टीपल फिर से 10⁻⁻14 हो जाए। तो चलो मान लो कि आपने ये AB सॉल्ट डाला पानी में, जिससे आपको A+ और B- मिले। अब ये A+ और B- का इसके साथ किस टाइप का रिएक्शन होगा, इसको सोचते हैं। एज्यूमिंग दैट कि A+ रिएक्ट विद वाटर, है ना, तो अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो A+ वाटर से OH लेगा, तो ये क्या बन गया, AOH, और वाटर को क्या देगा, H+। अब वाटर में किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, H+ की। अब जैसे ही वाटर में H+ बढ़ाओगे आप, तो क्या होगा, उसका मल्टीपल तो 14 नहीं होगा, तो ये रिएक्शन थोड़ी बैकवर्ड जानी शुरू होगी। उससे क्या होगा, ये OH कम होते चले जाएंगे और H बढ़ते चले जाएंगे। सोल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि कैटायन ने रिएक्ट किया, इसका नाम हो जाता है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब पहचानेंगे कैसे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस को? देखो, कोई भी कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है या नहीं हो रही है, जैसे A+ वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको पहचानना न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है। जो भी A+ है उसमें आप अपने मन में एक OH लगाओ तो आपको AOH दिखेगा। अगर ये AOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अगर AOH एक वीक बेस आपको दिखता है तो हाइड्रोलिसिस होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके पास ना Na+ है, K+ है, सही है, CS+ है, और आपके पास NH4+ है। ये मैंने 4 कैटायंस लिए। देखो, अगर इसमें ना OH में लगाता हूं तो आपको मिलता है NaOH। अब NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अब आपने लिया K+, तो K+ में OH लगा तो KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। CS है तो CSOH, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। NH4OH में OH लगाओ तो NH4OH एक वीक बेस है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो
तो ये तरीका है जिससे आप किसी भी कैटायन में हाइड्रोलिसिस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्लियर है? आर्यन कह रहा है ए प्लस ओ एच के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता आर्यन? लॉजिकली सोच के देख, रिएक्शन का क्या मतलब समझते हो आप? रिएक्शन का मेरे लिए मतलब ये है कि टू मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर, फॉर्म्स ए न्यू बॉन्ड एंड द ओल्ड बॉन्ड क्लीवेज टेक प्लेस। करेक्ट? अब ये पानी है, इस पानी में तूने ए प्लस डाला। नाउ दिस वाटर कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, H2O, H प्लस एंड OH माइनस, और रिएक्शन स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉलिजन। अब A प्लस जब तुम इसमें डाल रहे हो तो कॉलिजन दो जगहों पे कर सकता है, वो वाटर के साथ भी कर सकता है और OH के साथ भी कर सकता है। वाटर कितना है? 55.5 मोल्स, और OH कितना है? 10 की पावर -7 मोल्स। अब क्योंकि आर्यन सोच रहा है कि A प्लस OH के साथ बॉन्ड बनाए तो मजा आए, तो उस A प्लस को ढूंढना पड़ेगा, बेटा OH तू किधर है, क्योंकि वो तो बहुत कम कंसंट्रेशन में है, जबकि उसके चारों तरफ वाटर है, वो बार बार वाटर से कोलाइड कर रहा होगा, लेकिन नहीं, रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि उसको OH को ढूंढना है। ऐसा होता है क्या? तो इसीलिए वो OH के साथ नहीं रिएक्ट करके वाटर के साथ ही रिएक्ट करेगा। हाँ, अगर उसको OH टकराया तो नो डाउट AOH बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस केस में अगर आप ये सोचते हो कि अगर ये A प्लस OH के साथ रिएक्ट करिए फिर तो ये H प्लस आएगा ही नहीं, तो भी आप गलत हो। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये इक्विलिब्रियम हमेशा कोशिश करेगा कि H प्लस OH का मल्टीपल 10 की पावर -14 हो। अगर आपने यहां से OH एब्जॉर्ब किए, ये फॉरवर्ड जाएगा, ये फॉरवर्ड जाएगा, OH बनेंगे, OH एब्जॉर्ब होंगे, H प्लस एब्जॉर्ब नहीं होंगे, H प्लस फिर भी बढ़ते जाएंगे। पीएच रिमेन कांस्टेंट, जैसे जैसे जो पीएच आप यहां से निकालोगे वो वहां से भी निकल जाएंगे। क्लियर? वाटर के इक्विलिब्रियम में H प्लस और OH की कंसंट्रेशन हमेशा 10 की पावर -7 होगी। यस, बिल्कुल होगी, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो। इसके अलावा इसमें और कुछ डाउट है तुम्हें पूछने का तो पूछो। क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी, जितनी जल्दी करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ भी पाएंगे। फाइन, तो अब आते हैं हम कि यार ये चीज़ ना एनायन के लिए भी वैलिड है जो मैंने अभी आपको बताई। वाई NaOH डू नॉट फॉर्म, वाई स्ट्रॉन्ग NaOH डू नॉट फॉर्म? अरे यार वो तो बहुत इजी है। देखो, आप स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब समझते हो? जो 100% आयनाइज हो। 100% आयनाइज का क्या मतलब समझते हो? जो बन ही नहीं पा रहा है, तभी तो 100% आयनाइज है। जो बन ही नहीं पा रहा तो हाइड्रोलिसिस कहां से हो जाएगी? ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो फिर नो हाइड्रोलिसिस। हाँ, ऑब्वियसली। तो अब आते हैं हम B- पे। तो अगर B- हम लेते हैं तो B- में भी आप एक H लगाओ, BH। अगर ये वीक एसिड है तो हाइड्रोलिसिस कर देना, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हाइड्रोलिसिस मत करना। इजी है। ठीक है, फाइन। चलो, अब आप ये बताओ, ये मैंने अभी आपको बताया कि यार हाइड्रोलिसिस से पीएच कैसे बदलते हैं। अब आते हैं कि टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है। तो मेरे हिसाब से मैं एक एक्सप्लेन करता हूं, फिर बाकी के आप कर लोगे। मान लो CH3CONA है, सॉरी CH3COOH है और NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये जो सॉल्ट है वो CH3CONA है। ये वाला एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपने लगभग हर जगह देखा होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर भी हैं। अब NaCl है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं। NH4OH HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये आपको दे रहा है NH4Cl, और लास्ट वाला है जिसमें आपने एसिटिक एसिड को NH4OH के साथ रिएक्ट कराया और आपको मिले ये कंपाउंड। अब इन सब में डिफरेंसेस को देखते हैं। देखो, दिस इज ए वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक बेस। तो ये सॉल्ट है किसका? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो इस तरह से मैंने ये 4 टाइप ऑफ सॉल्ट लिखे हैं। आपको इन 4 के अलावा कुछ और दिमाग में आता है तो लिखो, वो भी मैं यहां लिख दूंगा। अगर उन सबकी हाइड्रोलिसिस आती तो सभी चीजों की हाइड्रोलिसिस आ गई। क्लियर है ये वाली लाइन? ठीक है, फाइन। तो अब आप ये देखो, फर्स्ट वाला एग्जांपल को देखो, सोडियम एसिटेट। जब आप उसको वाटर में डालोगे तो पहले ये बताओ कौन सा आयन रिएक्ट करेगा, pH 7 से ज्यादा होगा या कम? फर्स्ट वाला सोडियम एसिटेट को जब आप वाटर में डालोगे, एसिटेट आयन, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक, बिल्कुल ठीक है। सेकंड वाली की हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं क्या हम? NaCl की। सेकंड वाला जो एग्जांपल है NaCl, उसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है क्या?
पता नहीं कहाँ चला गया। सोडियम क्लोराइड नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस हम नहीं करेंगे। इसमें आप कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कर लोगे NH4+, और इसमें आप कैटायनिक और एनायोनिक हाइड्रोलिसिस दोनों ही कर सकते हो। सही है, NaCl का नहीं हो सकता। आई होप आप इन सबकी हाइड्रोलिसिस, अब मैंने तुम्हें यह बताया कि सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, किस किस की हाइड्रोलिसिस हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसकी हाइड्रोलिसिस, किसी एक एग्जांपल को मैं लेता हूं, इनमें से कौन सा एग्जांपल है जिसमें आपको डाउट है, मैं सिर्फ वो एग्जांपल समझाऊंगा, बाकी की आप अपने नोट से पढ़ लेना, पूरी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, या अगर आपको इन सबकी हाइड्रोलिसिस निकालनी आती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से बताओ। ये एक्सपेक्टेड था कि आप 4th लिखोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लिखा आता है, बहुत सारे लिखा 4th वाला एक बार बता दो। मैं स्किप कर सकता हूं क्या सारे? लास्ट में कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्यों नहीं है ये बताऊं? ठीक है, आई विल टेक लास्ट 4th वाला, है ना। ठीक है, आई होप इन सबके फॉर्मूले भी आपको याद होंगे। यार बहुत सारे बच्चों ने लिखा है स्किप कर सकते हैं, तो मैं अननेसेसरी टाइम नहीं लगाऊंगा इनमें। अरे शुभम, बेकार के सवाल है ये। 14 बेस का उल्टा मतलब pH 0 एसिड नहीं हो सकता। pH 14 का ये मतलब हुआ, पहली बात कि वो हाईली बेसिक है और वहाँ OH की कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर है। H+ की कंसंट्रेशन 10⁻13 के आसपास रही होगी या -14 के आसपास रही होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम से पढ़ो। पहला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट वाला एनायनिक हाइड्रोलिसिस। यस, पहला क्वेश्चन ये है, तो वेस्ट मत करना यार, अच्छे क्वेश्चन तुम्हें वैसे ही नहीं मिलेंगे। फॉर्मूला तनवीर नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए यार। फॉर्मूला मेरे को खुद ही याद नहीं, मैं क्या लिखूंगा? फॉर्मूला लिखने के लिए मुझे सबके डेरिवेशंस लिखने पड़ेंगे। नवजय, यस सॉलिबिलिटी में आऊंगा। सॉलिबिलिटी इसी क्वेश्चन से स्टार्ट है, इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले दिखाया। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले सॉलिबिलिटी समझाऊंगा, लेकिन तब तक मैं आपके आंसर्स देखता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ठीक से देखो तो। जिंक हाइड्रोक्साइड बीइंग एन एम्फोट्रिक स्पीसीज डिसॉल्व इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम इन द फॉलोइंग वे। इन द मीडियम बिकम excessive acidic, then S2 become negligible as compared to S1 for the hydrolysis. The solubility pH obtained assuming this pH solubility of this minimum. रवि मंडल अभी वही है, आप बोल रहे थे 4th वाला बताएंगे। यार 4th वाला मैं बताता, लेकिन फिर बहुत सारे आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, स्किप कर दो तो क्या करता। ध्रुवीन प्रजापति, आयनिक इक्विलिब्रियम में कितने क्वेश्चन आते हैं एडवांस में? बहुत अलग सा क्वेश्चन है, मुझे ये नहीं पता यार कितने क्वेश्चन आते हैं, बट ये है कि आयनिक इक्विलिब्रियम के बिना जो है तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं कर पाओगे। ये 10 आंसर नहीं है, वो देख के तुम मत लिखो। तन्मय ने सबसे पहले लिखा 10। कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, हाँ। रवि मंडल, मेरे पास एक आइडिया है तेरी इस बात के लिए कि हमें प्रॉब्लम है, जिन्हें आता है उनको क्वेश्चन करने दीजिए, लिखे हो, बिल्कुल सही है। स्टेप अप में तो मैंने डिटेल में पढ़ाया था ना पूरी हाइड्रोलिसिस, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, बात बन जाएगी। तुम्हारे पास तो वैसे भी होगा ही, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा बेसिक चीज़ों से, हम अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे क्लास में।
हाँ, सुबह मैं करवा दूंगा। किसी का आंसर आया? ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सिद्धार्थ तुम बनाते रहो, मैं थोड़े बेसिक चीज बात बोल रहा हूं, वो हो सकता है अगर बेसिक आता होगा तो तुम तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। ठीक है, जिनको सॉलिबिलिटी क्लियर है ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिनको सॉलिबिलिटी क्लियर नहीं है तो पहले मेरी बात सुनना फिर इसको सॉल्व करना है ना। अग्निनाथ, लास्ट वाली इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही क्या? ये वाला दिख रहा है आपको? लास्ट वाला KSP है 1.2 इंटू 10 की पावर -17 एंड दिस इज KF फॉर ZnOH होल ट्वाइस 2 - 10 की पावर 16। अच्छा, क्लियर नहीं है कह रहे हो आप? मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। KSP is 1.2 into 10 की पावर -17 and KF for ZnOH whole 4 2 minus is 10 की पावर 16। ठीक है, KSP और KF ये दो वैल्यू दे रखी है। तो मैं पहले बेसिक्स बताऊं तुम्हें। ठीक, तो जिसके बेसिक्स क्लियर है ना वो क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट करो, जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, जिसके बेसिक क्लियर है वो उसके म्यूट करके ना क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। आवाज़ नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, और जिसके बेसिक क्लियर नहीं है वो आराम से सुनना सॉलिबिलिटी के बारे में। ठीक है, ठीक है आर्यन सिंह, अभी सुनना। देखो, दो टर्म्स को पहले अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट टर्म है सॉलिबिलिटी एंड सेकेंड टर्म है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। और जरा इनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, तब जाके इन न्यूमेरिकल्स को अप्लाई कर पाओगे। खैर ये तो न्यूमेरिकली बहुत अलग सा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सॉलिबिलिटी का और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का, पहले इस चीज़ को देखते हैं। देखो, सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर कोई मुझे पूछे सॉलिबिलिटी एक्चुअल में क्या है, तो वो कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ नहीं है। अगर आपने कभी देखा भी है कि वो कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। ये ना 1 लीटर वाटर है, सही है। अब आप एक सॉल्ट लेते हो, मान लो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में आपने सिल्वर क्लोराइड लिया AgCl। ध्यान से सुनना, 1 लीटर वाटर है, AgCl आपने लिए 10 मोल। कितने मोल लिए आपने? 10 मोल। इसको भी नोट करना आप, है ना। मैं यहां लिख देता हूं AgCl हमने लिए 10 मोल। IUPAC डिफाइंड क्या करता है सॉलिबिलिटी को? वो कहता है कि आप 1 लीटर वाटर लो, उसमें आपने 10 मोल AgCl का डाला, तो 10 मोल AgCl यहां प्रेसिपिटेट हो गया। तो आप इसको ना मिलने दो, इसमें एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आएगा या जो भी है मिल जाएगा। अब मिल गया, उस टाइम के बाद आप वापस से देखो यार कितना AgCl बचा है। लिया कितना था? 10। बचा कितना? 8। बचा कितना? 8। अब आप सोचो कि यार मैंने तो 10 मोल AgCl का पानी में डाला था, वो प्रेसिपिटेट तो पूरा 10 किया, और फिर क्या हुआ, दोबारा मैंने चेक किया तो वो 8 मोल ही बचे। तो आपके दिमाग में एक चीज़ सीधी सीधी आएगी कि हमने डाला 10, बचा है 8, इसका मतलब 2 मोल पानी में गया। पानी में गया बोला मैंने, किस फॉर्म में गया ये नहीं बोला। मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। तो मेरे को बस एक चीज़ से मतलब है कि आई हैव एडेड 10 मोल ऑफ AgCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम द AgCl मोल लेफ्ट इन प्रेसिपिटेट फॉर्म इज 8। तो 10 डाला था, 8 बचा, तो पानी में कितना गया? 2। इसको कहते हैं सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी हो गई 2। ये लाइन समझ आई या नहीं आई? और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझना। क्या मैंने सॉलिबिलिटी को समझाने के लिए किसी इक्विलिब्रियम को यूज किया? आंसर इज नो। क्या मैंने कोई और कांस्टेंट यूज किए? नहीं, मैं तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, मैंने 10 डाले,
8 बचे हैं, 2 मोल कम हो गए, 2 मोल कम हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिबिलिटी हो गई 2। पहले बताओ ये लाइन समझ आई या नहीं आई, सॉलिबिलिटी क्लियर हुआ या नहीं हुआ। कंफ्यूजन तब होता है ना जब आप सॉलिबिलिटी को सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेट करते हो। फटाफट लिखना, और अगर आपको कुछ और लगता है तो भी लिखना। सिद्धार्थ मैं आता हूं तुम्हारे आंसर पे। फाइन, ठीक है, सबके समझ में आ गया। अच्छा, अब सॉलिबिलिटी क्लियर होने के बाद थोड़ा सा चीज़ और इसमें ऐड करते हैं, और वो है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का। अब देखो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का क्या मतलब है। वापस से मैं इसी डेटा पे आया, मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं, कोई क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं कर रहा, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी मुझे। देखो मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल AgCl का लेके बताया है ना। अब इसको ऐसे समझते हैं कि यार मैंने ना AgCl लिया, और ये AgCl आपको दे रहा है Ag प्लस एंड Cl माइनस। मैंने कहा मैंने 10 मोल लिए, बचे 8 मोल, तो मैंने लिखा आपको कि भाई सॉलिबिलिटी हो गई 2। अच्छा, उस समय पे ये दोनों 0 0 रहे होंगे, इक्विलिब्रियम पे मान लो ये 2 2 हो गए, करेक्ट। अब आते हैं हम ऐसा कि व्हाट इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो सारे फंडे जो आप इक्विलिब्रियम में यूज करते हो वो यहाँ पे भी है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। Assuming that the volume of this container is 1 liter and 2 are the mole, so the molarity become 2, so the solubility product of the KSP becomes 4 and solubility is 2. अब आप ये बताओ solubility product, मैंने एक टर्म यूज किया कि यार solubility product जो है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह काम करता है। तो क्या मैं 2 लाइन बोल रहा हूं बहुत धीरे धीरे, कॉम्प्लेक्स सब बता दूंगा अर्पित, बेसिक चीज क्लियर कर ले, 2 मिनट नहीं लगेगा कॉम्प्लेक्स समझाने में। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से सुनना। आई हैव डिफाइंड 2 टर्म्स, वन इज सॉलिबिलिटी एंड सेकंड इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। मेरी लाइन सिंपल सी बात यह है, सॉलिबिलिटी इज नथिंग रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम, सॉलिबिलिटी इज नथिंग रिलेटेड विद द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एंड एनीथिंग, कि इससे कोई मतलब नहीं है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू। अब अगली लाइन जो है वो ये है, वी कैन एबल टू इंक्रीज सॉलिबिलिटी, वी कैन एबल टू डिक्रीज सॉलिबिलिटी, बट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट आप बदल नहीं सकते, लेकिन सॉलिबिलिटी को आप बढ़ा सकते हो, सॉलिबिलिटी को आप कम कर सकते हो। जब आप ये टर्म यूज करते हो कि मैं सॉलिबिलिटी बढ़ा सकता हूं, मैं सॉलिबिलिटी कम कर सकता हूं, लेकिन मैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को बदल ही नहीं सकता, वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। रवि मंडल, सॉलिबिलिटी के लिए सारे सॉल्ट का प्रेसिपिटेट होना जरूरी है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं भी होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। क्लियर है, ये वाली लाइन क्लियर है। वी कैन एबल टू इंक्रीज सॉलिबिलिटी, वी कैन एबल टू डिक्रीज सॉलिबिलिटी, बट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। बहुत जल्दी क्लियर मत बोलना, आराम से सोच लो, सब कुछ सोच लो, और जो डाउट आए वो पूछ सकते हो इसी के ऊपर, सॉलिबिलिटी और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। बहुत फास्ट क्लियर मत लिखना। KSP इज कांस्टेंट, यस, ये सब ने लिखा, आप क्लियर हो। जब आप ये कहते हो ना, जब मैं ये कहता हूँ बच्चों को कि यार सॉलिबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं, सॉलिबिलिटी को हम कर सकते हैं, लेकिन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, उसको बदल भी नहीं सकते, तो एक चीज़ दिमाग में आती होगी कि फिर सॉलिबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये कैसे बदल रही है, ये बढ़ कैसे रही है, कम कैसे कर रही है। तो मैं आपको ना इसके थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, अब आप इसको ध्यान से देखो क्या है ये। तनवीर बिल्कुल सही कहा, मैंने तो पहले ही आपको आपके कमेंट लिखने से पहले ही कहा कि सॉलिबिलिटी तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा और सोचो, ठीक है। तो अब आपने सोचा, इसलिए अब मैं एक एक स्टेप्स को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो चलो इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर उसको वैसे ले लो तो तुम न्यूमेरिकल में बहुत एंजॉय करोगे। देखो है क्या, बहुत आसान सी बात कि यार पानी अगर 1 लीटर का आप लेते हो, इस 1 लीटर के पानी में ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू 4। आप कुछ भी करो यार, कंसंट्रेशन Ag प्लस का और कंसंट्रेशन Cl का 4 ही होगा, आपकी सॉलिबिलिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल,
मान लेते हैं कि इसी कंटेनर को थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। ये लिखो AgCl आपको दे रहा है Ag प्लस Cl माइनस। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये था वाटर का सोल्यूशन और ये HCl में डाला। आपने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा, थोड़ी देर पहले बहुतों ने कॉमन आयन इफेक्ट भी पढ़ा होगा, लिखा था डाउट है करके, उसमें भी कुछ नहीं है। मैं क्या करता हूं कि एक कंटेनर में HCl लेता हूं और HCl इसमें पहले से 3 मोल थे। मैं 3, 4, 5 आपको समझाने के लिए ले रहा हूं। 3 मोल HCl को पानी में नहीं डाला जा सकता, बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अब देखो AgCl के आपने फिर से 10 मोल लिए, यहां पे ये 0 और ये 3 पहले से था। कॉमन आयन का मतलब कुछ नहीं होता, कोई भी आयन जो पहले से प्रेजेंट है वो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो जरूरी नहीं कि उसी सॉल्ट से आ रहा हो, पहले से था। तो मैंने HCl के 3 मोल पहले से लिए, तो मैंने यहाँ 3 कर दिया। ये वाली लाइन क्लियर है? अब आप समझना, ये 10 से 9 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और रुक गया। मजेदार बात क्या, रुक गया। क्यों रुका होगा? क्योंकि अब Ag प्लस 1 है, Cl 4 है, Ag प्लस इंटू Cl 1 इंटू 4 हो गया। KSP रिमेन कांस्टेंट बट द सॉल्युबिलिटी नाउ डिक्रीज टू 1। सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई? 1, जबकि यहां पे सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 2। तो सॉल्युबिलिटी 2 से 1 हो गई कॉमन आयन की वजह से। ये एग्जांपल ठीक से समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। जल्दी से लिखना। फाइन, क्लियर है, क्लियर है, लिख रहे हो, इजी था। सॉल्युबिलिटी उमंग, सॉल्युबिलिटी को जनरली हम पर लीटर में लिखते हैं, तो मोल पर लीटर ही कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस वाले एग्जांपल में मैंने कॉमन आयन से मैंने कम कर दिया, तो अब आपके दिमाग में बहुत चीज़ें क्लियर रही होंगी कि यार अगर मुझे सॉल्युबिलिटी को कम करना है तो मैं कोई कॉमन आयन डालता हूँ, रिएक्शन को एक्चुअली पीछे ले जाना है। लेकिन अगर आप सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपका पर्पस क्या होगा? आपका पर्पस ये होगा कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड आए। अब सवाल है फॉरवर्ड कैसे आ सकता है? क्योंकि किसी भी हालत में Ag प्लस इंटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन 4 से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। तब बात आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो एक एग्जांपल बढ़ाने का भी लेते हैं। ये लाइन सबके समझ में आ गई ना? एक एग्जांपल अब मैं इंक्रीज करने का लेता हूं, और वो जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी पढ़ा होगा, वो एग्जांपल है ऐसा। देखो, अब आप क्या करो, इसी AgCl को लो, पानी में डालो, Ag प्लस Cl माइनस। ध्यान से सुनना, ये 10 था, 8 हुआ, 2, सॉल्युबिलिटी बिकम 2 एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बिकम 4। ज्ञानेंद्र गुप्ता, वाई कांट वी ऐड 3 मोल ऑफ HCl इन वाटर? यार सॉल्युबिलिटी, तुम इसमें 10 kg सोडियम क्लोराइड डाल के दिखाओ मुझे, सॉल्यूबल तो नहीं होगा ना, वो तो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो 1 लीटर वाटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है H प्लस को कैरी करने की, वो 10 की पावर -1 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैक्सिमम HCl विच कैन बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज 10 की पावर -1। उससे ज़्यादा डालोगे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, इसलिए 3 मोलर नहीं डाल सकते। मैं तो बस समझाने के लिए एक नंबर लिख रहा हूँ। क्लियर? कॉमन आयन से डिक्रीज होगी। अब्जुर, बिल्कुल सही कहा। सॉरी, मैं नाम गलत अगर ले रहा हूँ तो अब्जर ही लग रहा है मुझे, तो थोड़ा कम दिख रहा है, छोटा आता है ना नाम। ठीक है, तो अब आप क्या करते हैं कि मैं इसमें सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहता हूं, तो बढ़ाने के लिए मुझे ना ये AgCl को आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा। अब यार AgCl आगे कब जाएगा? जब वो 2 आयन में से कोई एक आयन एब्जॉर्ब हो। अब एब्जॉर्ब करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, इसको समझते हैं। देखो, ये जो Ag प्लस है वो एमोनिया के साथ रिएक्ट करा लो आप, NH3, तो इससे आपको मिलेंगे AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, इसका KF आपको पता होगा। इससे सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ गई ये भी समझते हैं। देखो, ये सॉल्युबिलिटी S, ये S माइनस अल्फा, S माइनस अल्फा, अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा, और ये KF तो था ही। अब जब आप S माइनस अल्फा लिख रहे हो तो ये कम हो रहा है, तो ये आगे जा रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप आयन को एब्जॉर्ब कर रहे हो। क्या बना रहे हो आप? कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। तो ये दूसरा तरीका था, ये दूसरा तरीका है जहां सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं हम। ये लाइन समझ आई? क्लियर है? फास्ट करना कमेंट। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल लेता हूं, इनफैक्ट जिसमें सब सारा कंपैरिजन एक साथ होगा। कई बार क्या होता है, जेईई एडवांस में हाइड्रेटेड सॉल्ट का
हाइड्रेटेड सॉल्ट के भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और उससे सॉल्युबिलिटी का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। अब मैं बताता हूं हाइड्रेटेड सॉल्ट का क्या मतलब है। जरा इसको देखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखोगे तो बहुत इजीली समझ जाओगे। ऐसा करते हैं ना, इसी AgCl को लेते हैं 3 कंटेनर्स में और तीनों जगह अलग अलग चीजें हो रही है। ये भी AgCl है, ये भी AgCl है और ये 1 मोलर एमोनिया में है और KF एमोनिया के बनने का 10 की पावर 8 है। यहां पे हाइड्रेटेड सॉल्ट 100% आयोनाइज होते हैं, यहां पे हाइड्रेटेड सॉल्ट 60% आयोनाइज होते हैं। तो यहां सॉल्युबिलिटी है S, यहां सॉल्युबिलिटी है S डैश, यहां सॉल्युबिलिटी है S डबल डैश। आपको इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि जो S डैश है वो 1.67 टाइम S है और S डबल डैश जो है वो 10,000 टाइम ऑफ S है। क्या क्वेश्चन है कि AgCl को आपने पानी में डाला, हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है वो 100% आयनाइज हुआ, AgCl को पानी में डाला, हाइड्रेटेड सॉल्ट 60% आयनाइज हुआ, AgCl को 1 मोलर एमोनिया में डाला। हाँ, मोस्टली सारे इसके अकाउंट। तो आपको ये प्रूफ करना है, जरा इसको सॉल्व करके देखना। हाइड्रेटेड सॉल्ट का कॉन्सेप्ट सबको पता ही होगा, थोड़ा फास्ट करना लेकिन जल्दी। 1 और 2 में मनन चौधरी फर्क यह है कि यहाँ हाइड्रेटेड सॉल्ट 100% आयनाइज है, यहाँ हाइड्रेटेड सॉल्ट 60% आयनाइज है। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट ही अगर आयनाइज कम होगा तो सॉलिबिलिटी पे तो इंपैक्ट आएगा ना। हाइड्रेटेड सॉल्ट जितने कम आयनाइज होते हैं सॉलिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम दूंगा, ज़्यादा नहीं। सर एक डाउट है सॉलिबिलिटी वाले में, जो सॉल्ट पे पीपीटी नहीं बनेगी उसमें कैसे बताएंगे कि कितने मोल डिज़ोल्व हुए, तभी तो हम बताएंगे कि सॉलिबिलिटी क्या है। बोल सकते हो यार। अब देखो, जो आप कह रहे हो वो एक्चुअली वो है जो आप किसने लिखा, मैंने नाम देखा नहीं। आप यार यहाँ भी कमेंट में पढ़ लेता हूँ, तुम व्हाट्सअप भेज रहे हो। होता क्या है कि अगर आपने कोई सॉल्ट कम डाला और 100% वो आयोनाइज हुआ तो उस समय सॉलिबिलिटी आप यूज़ भी नहीं करते, आप कहते हो 100% सॉल्युबल है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो इसको मिटा दूँ क्या? पहले ना 100% सॉल्ट का सॉलिबिलिटी का मतलब समझना, इस बात को दोबारा से समझते हैं सॉलिबिलिटी को, तभी तुम्हारे ये परसेंटेज समझ आएगी। देखो दोबारा से AgCl का एग्जांपल, ठीक, आपने ना 10 मोल AgCl लिया जो मैंने सॉलिबिलिटी समझाई, तो 10 मोल AgCl आप डाले तो 10 के 10 मोल प्रेसिपिटेट कर गए, है ना। अब इस 10 मोल के प्रेसिपिटेशन से मैंने कहा AgCl 10 मोल डाला, थोड़ी देर के बाद आपने देखा 8 मोल AgCl का बचा है, तो कितने मोल पानी में गए? 2 मोल। मैंने एक लाइन यूज़ की थी उस समय, और वो लाइन क्या थी कि 2 मोल इसमें कैसे गए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं किस फॉर्म में गए, मुझे बस इससे मतलब है कि मैंने 10 डाला, मेरे पास अभी 8 है, इसका मतलब सॉलिबिलिटी 2 है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर इक्विलिब्रियम। करेक्ट। कई बार जो आयोनाइजेशन है उसका एक मैकेनिज्म भी है। क्या मैकेनिज्म है इसको देखो, थोड़ी देर में वापस यहीं पे आऊँगा, कुछ और चीज़ समझाना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि AgCl आप लेते हो, है ना, और ये AgCl के आपने 10 मोल्स लिए, तो ये 10 मोल से पहले ना AgCl एक्वस बनता है, तो ये 10 मोल से बच गया 5 मोल और 5 मोल यहां एक्वस बन गया, और ये एक्वस आपको देता है Ag प्लस और Cl। क्योंकि AgCl का सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मैंने कहा था 4 है, तो ये तो 2 से ज्यादा नहीं बन सकता, तो ये 5 में से ना 3 बचा, ये 2, ध्यान से देखो 2। अब इस केस में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज 2 × 2 4, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज 2 × 2 4, क्योंकि ये 2 है ये भी 2 है, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट 4 हो गए। लेकिन आपको तो कुछ चीजें दिख ही नहीं रही, आपने तो कहा भाई मैंने तो 10 डाला, बचे तो 5, बट द सॉलिबिलिटी इज 5। विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वी हैव इंक्रीज द सॉलिबिलिटी फ्रॉम 2 to 5। ऐसा कैसे किया मैंने? क्योंकि AgCl सॉलिड सबसे पहले AgCl एक्वस बना, इसको कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। इन जनरल
हाइड्रेटेड सॉल्ट ना पानी में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि वो नॉन पोलर है। आप क्या कर रहे हो, AgCl पानी में लिया और वो AgCl के फॉर्म में ही पानी में आ गया। अब अगर AgCl के फॉर्म में पानी में आया तो सॉल्युबिलिटी तो बढ़ा दी ना उसने। फिर वो AgCl जो पानी में आया था उससे Ag प्लस और Cl माइनस बने। इन जनरल जो AgCl पानी में आते हैं वो 100% आयोनाइज होते हैं। तो आप टर्म यूज करते हो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट आर 100% आयोनाइज, लेकिन कई बार वो कम आयोनाइज होते हैं। अब उससे देखो, यहां पे 5 था, 3 हुआ, तो कितना आयोनाइज हुआ, 2। तो परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो ये भी करीब 55 के आसपास आएगा। तो अगर परसेंटेज आयोनाइजेशन कम है, दैट मीन्स कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर में एग्जिस्ट कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी जरूर बढ़ेगी। तो ये वो केस था। तो अब आते हैं इस 100 और 60% में। तो देखो क्या होगा इसका मतलब, और इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। सबसे पहले AgCl आप ले लो, और आपने कहा कि इससे आपको मिला Ag प्लस और Cl माइनस। यहां सॉल्युबिलिटी S थी और 100% आयोनाइज था, तो सॉल्युबिलिटी S 100% आयोनाइज, इसका मतलब ये भी S, ये भी S, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बिकम S²। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब आपने लिया AgCl, जिससे आपको क्या मिल रहा है, Ag प्लस Cl माइनस। यहां पे जो परसेंटेज आयोनाइजेशन है वो 60% है। अगर 60% है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्युबिलिटी 0.6s डैश। पहले ये बताओ, जो मैंने 0.6s डैश लिखा, ये लाइन क्लियर है? मैंने क्यों लिखा? ये लाइन क्लियर है? अगर आप कहते हो 60% आयनाइज, इसका मतलब समझना, 60% आयनाइज का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 मोल हाइड्रेटेड AgCl आए तो उसमें 60 चले गए। अब सॉल्युबिलिटी S डैश यानी 100, और वो गए कितने, 60, तो इसलिए 0.6s डैश, 0.6s डैश। यस क्लियर है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी तो नहीं बदलेगी, तो 0.6s डैश का स्क्वायर कैन बी रिटन एज S² बिकॉज सॉल्युबिलिटी इज S² एंड इट इज रिमेन कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट है हर जगह। तो अब आप ये सोचो कि जो S डैश की वैल्यू है वो क्या आ रही है, S डैश की वैल्यू आ रही है S बाय 0.6। 0.6 का मतलब क्या हुआ, S डैश बाय 10 S बाय 6, तो ये क्या आ रहा है 1.67s। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट था वो प्रूव हो गया। ये लाइन क्लियर है? कोई भी डाउट आता तो फटाफट पूछना। फर्स्ट 2 पार्ट क्लियर? फाइन, क्लियर क्लियर, ठीक है। तो अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट में बहुत जल्दी से। देखो 1 मोलर एमोनिया, आयोनिक इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट कि आपको नेग्लेक्ट करना आता है कि नहीं। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जेई में ये कहते हैं कि अगर आप 1 माइनस अल्फा लिखते हो और आपका आंसर 0.9 आता है तो आप उसको 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं 0.9 की जगह 1 लिख सकता हूँ, ये मेरा नेग्लेक्ट है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो सपोज आपने लिया AgCl, तो आपको मिला Ag प्लस प्लस Cl माइनस। फिर ये जो Ag प्लस है वो 2 एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और आपको क्या देता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। यहां सॉल्युबिलिटी S डबल डैश थी, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब ये समझ आया कि नहीं बताना। S डबल डैश माइनस अल्फा, S डबल डैश माइनस अल्फा, 1 माइनस 2 अल्फा, और ये अल्फा। ये लाइन क्लियर है? सही है। ये एक्सप्रेशन तो खैर साइमल्टेनियस कल भी हमने बात की थी, तो वो वाला पार्ट क्लियर होगा। जरा उसको यहां पे डिफाइन कर देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसमें कुछ है नहीं। देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, S डबल डैश मल्टीप्लाइड बाई S डबल डैश माइनस अल्फा इक्वल टू S²। सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी KSP तो बदलेगा नहीं, इसलिए मैंने S² लिख दिया, ठीक है। अब आप ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसमें समझना कैसे मैं नेग्लेक्ट करता हूं। या तो आप क्वाड्रेटिक बनाओ या तो मेरे मेथड को फॉलो करो। 1 माइनस 2 अल्फा 10 की पावर 8, सो वी हैव 2 डिफरेंट इक्वेशंस, है ना। अब मैं इसको कैसे नेग्लेक्ट करता हूं ये समझना। देखो इन जनरल मैंने यहाँ पे तो खैर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की दी नहीं है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ KSP इज राउंड अबाउट 10 की पावर -21, जो बहुत ही कम है। 1 मोल AgCl को शायद किसी डैम का वाटर भी कम पड़ेगा 100% आयोनाइज करने के लिए, इतनी कम सॉल्युबिलिटी है। तो ये क्या ही कहना ठीक होगा कि इस केस में जो अल्फा है वो 1 से बहुत छोटा है। अगर अल्फा 1 से बहुत छोटा है तो 1 माइनस अल्फा की जगह मैं लिखूंगा 1। ये लाइन समझ आई? 1 माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर आएगा, कोई कह रहा है, हाँ सॉरी स्क्वायर है।
तो मैं 1 - 2 अल्फा की जगह क्या रखूंगा, 1। अगर मैं 1 - 2 अल्फा की जगह 1 रखता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन इसकी जगह मैं 1 कर देता हूं। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर आप ये समझ पाओ तो, और वो ये है, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, सॉरी सेकेंड वाले इक्वेशन को, जहाँ कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन रहा है वहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का KF है 10⁸, जो कि बहुत बड़ा है। ये तो आपको दिख गया, सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में KF बहुत बड़ा है। अगर KF बहुत बड़ा है तो अल्फा बहुत बड़ा होगा। अगर अल्फा बहुत बड़ा है लेकिन बन तो S" से रहा है, तो S" से बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन S" के लगभग बराबर हो सकता है। लगभग बराबर का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि इसको इससे माइनस करो तो 0 आ जाए। हो सकता है मैं गलत हूं, थोड़ी देर में मैं बता भी दूंगा क्यों मैं सही हूं। दोबारा से मैं कह रहा हूं कि अल्फा की वैल्यू बहुत बड़ी है, क्योंकि ये वैल्यू 10⁸ है। किसी ने लिखा 10⁸ कैसे आया, उमंग, मैंने वैल्यू तो दे रखी थी ना KF की 10⁸, मैंने वहां से ले लिया। तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है पहली चीज़। तो मैंने कहा अल्फा बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि अल्फा S" से बड़ा है, बन रहा है, तो उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो कैन आई राइट, कन्विंस्ड हो आप, S" इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। क्लियर? अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं इस एक्सप्रेशन में ऊपर S" लिख देता हूं, नीचे S" माइनस अल्फा। 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई 10⁸। अब मैं दोनों तरफ S" मल्टीप्लाई कर देता हूं, और आपको पता है S" माइनस अल्फा इंटू S, ये KSP था जो कि S² के बराबर है। तो S" का स्क्वायर अपॉन S², 10⁸। इसको अगर मैं रीसॉल्व करूं तो मेरे को एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है, S" इक्वल टू 10⁴S, 10,000 टाइम ऑफ द सॉलिबिलिटी ऑफ वाटर। इजी? ये वाला पार्ट समझ गए? तो इस तरह से हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने का सबसे आसान तरीका आपका ट्राइप्रोटिक एसिड्स होते हैं। सही है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम उस न्यूमेरिकल में सॉल्युबिलिटी समझने के बाद। देखो, इस न्यूमेरिकल में दो चीजें बहुत अलग सी हैं। ऋषभ S' क्यों एक बार अरे यार, तुम बहुत लेट क्वेश्चन पूछने लग गए। चलो आंसर करते हैं आपके क्वेश्चंस का। रोहित राज सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है वो कम सॉल्युबल है? ओके, आप हाइड्रेटेड सॉल्ट के टर्म में कह रहे हो। अच्छा, चलो एक एक करके आंसर देता हूँ। 2-3 बच्चों ने सेम पूछ लिया, ठीक है। आप पूछ रहे हो कि एक बार दोबारा समझने देना, क्या आंसर हो सकता है इसका? सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ज़्यादा आयोनाइज हो रहा है वो कम सॉल्युबल है? मैंने ऐसा कब बोला यार? ये क्वेश्चन ही गलत हो गया आपका। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ना AgCl लिया सॉलिड, मैकेनिज्म को समझते हैं ना। ये था 10 मोल। पहले मैकेनिज्म इसकी ऐसी है कि पहले AgCl एक्वस बनता है, फिर एक्वस से आपको मिलता है Ag+ और Cl-। यही होती है इसकी मैकेनिज्म। जनरली मेरे पास दो केसेस हैं, आप खुद सोचना और मेरे को आंसर देना। फर्स्ट केस ऐसा है कि आपने AgCl लिया सॉलिड, इससे आपको मिल गए AgCl एक्वस, फिर ये एक्वस से आपको मिला Ag+ और Cl-। ये तो पक्का है यार, हर केस में ये 2-2 होगा, क्योंकि केस भी नहीं बदल सकते। पहला केस ऐसा है कि आपने 10 लिए, 8 बचा, ये 2 बना, और फिर 2 से बच गया 0। तो इस केस में 100% हाइड्रेटेड सॉल्ट आयोनाइज है। सही है, अब यही पूछ रहे थे आप 100% वाला। अच्छा, अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में मैं ऐसा करता हूं, फिर से मैंने AgCl सॉलिड लिया और आपने इसका 10 लिया, 10 से आपको मिला AgCl एक्वस, और ये AgCl एक्वस आपको दे रहा है Ag+ Cl-। और ये 2-2 होंगे, ये भी पक्का है, क्योंकि वो हर जगह केस भी वही होना है। मान लो ये 10 से 6 हो गए और ये बन गया 6। अब क्योंकि ये 2-2 बना तो ये कितना बचा, 4। तो अब ये कितना परसेंट आयोनाइज हुआ, 2/6 × 100। तो ये तो करीब करीब 2/6 × 100, 33% के आसपास आयोनाइज हो रहा है। अब आप सोचो, यहां 33% आयोनाइज है, यहां 100% आयोनाइज है। 100% में सॉल्युबिलिटी देखो कितनी आ रही है, 2।
33% में सॉलिबिलिटी देखो कितनी आ रही है, 4। व्हाई द सॉलिबिलिटी इज हाइयर? क्योंकि यहां पे कुछ AgCl हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो इसके आगे की कहानी है जिसका कोई मतलब ही नहीं था। क्लियर है? अच्छा सॉरी, ये 4 है, ये 2 है, ये 50 है। थोड़ी कैलकुलेशन गलती है, वो संभूति आपने लिखा है, मैंने कर दिया, ठीक है। जो ज़्यादा आयोनाइज, मैंने कहा कि जो हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, आप क्लियर है? फाइन, सबको क्लियर है। तो अब आते हैं इसी क्वेश्चन में, है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जब ये पूछा जाए ना, अभिषेक फिर लेट करते हो यार, 1 - 2 अल्फा को नेगलेक्ट क्यों किया? क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 10⁻⁻21, तो अल्फा की वैल्यू अपने आप ही छोटी होगी, तो 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा, इसलिए नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में, जब आप ऐसा टर्म यूज करते हो, कहाँ गया वो टर्म, सॉलिबिलिटी ऑफ दिस इज मिनिमम। जब मिनिमम सॉरी जब मिनिमम और मैक्सिमम की टर्म यूज करते हैं ना, तो आपको बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा कि मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे कैसे। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में दो चीजें हो रही हैं। एक, जो ZnOH होल ट्वाइस सॉलिड है ना, वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ में, बहुत ध्यान से समझना, और OH- में। और सेकंड में जो ZnOH होल ट्वाइस वो OH के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको दे रहा है ZnOH होल 4 2- में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार और यार, जब मैं आपको सॉल्युबिलिटी टर्म को डिफाइन करता हूं तो मैं ये क्या बताऊं कि मैंने AgCl इसमें डाला, मान लो 10 मोल, उस 10 से ना 2 मोल पानी में आ गए, तो मेरे लिए सॉल्युबिलिटी 2 थी। पानी में आना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? किस फॉर्म में आया, Ag+Cl- के फॉर्म में आया, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। पानी में लाना है मेरे को, आप पानी में कैसे लाएंगे, किस फॉर्म में लाएंगे, क्या होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो यहां पे जिंक हाइड्रोक्साइड है। अब जिंक हाइड्रोक्साइड सॉलिड अगर वाटर में आएगा तो दो केसेस में आ रहा है, एक Zn2+ के फॉर्म में और एक ZnOH होल 4 2- के फॉर्म में। किस तरह से आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं। मेरी ये लाइन आप समझ पाए कि नहीं ये बताओ। मान लेते हैं कि Zn2+ की कंसंट्रेशन 5 है, Zn2+ की कंसंट्रेशन 5 है और ZnOH होल 4 की कंसंट्रेशन 2 है। कितनी? 2। तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि यार अगर Zn2+ 5 बन रहा है, इसका मतलब कम से कम 5 ZnOH होल ट्वाइस आगे गए होंगे, सॉलिबिलिटी 5 होगी। और अगर ये 2 बन रहा है तो इसका मतलब 2 ZnOH आगे गए होंगे, यानी कि 5 ऊपर से आ रहे हैं, 2 नीचे से आ रहे हैं, तो ऑल टोटल सॉलिबिलिटी बिकम्स 7। ये लाइन क्लियर है या नहीं, ये पहले ये बताओ। ये लाइन समझ आई कि नहीं, पहले जल्दी से बताओ। नॉट अगेन आयुष्मान, दोबारा सुन ले। देख ZnOH को तू इस पानी में डालता है, सही है, पानी कम होता जा रहा है। ZnO तूने पानी में डाला, अब 10 डाले, 5 बचे, सॉलिबिलिटी 5 बोलोगे ना। अब वो 5 बचे, इसका मतलब 5 पानी में गए। तो मैं पहले ये यार ढूंढ लेता हूं ना किस फॉर्मेट में जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये 2 बातें कह रहा हूं कि इफ Zn2+ कंसंट्रेशन इज 5, दैट मींस कि इसके 5 मोल तो फॉरवर्ड गए। अगर ZnOH होल 4 2 माइनस इसकी कंसंट्रेशन 2 है, इसका मतलब ये 2 बने, ये 5 बने, ये 2 बने, तो नेट ZnOH विच इज इन्वॉल्व इन वाटर और नेट ZnOH विच गोज टू द एक्वस सॉल्यूशन इज 7, सॉलिबिलिटी बिकम 7। मैं सिंपली ये कह रहा हूं, करेक्ट? ठीक है। तो अब आप अगर इससे कन्विंस्ड हो तो मेरी ये लाइन समझ आई कि नहीं ये बताओ। आई एम राइटिंग solubility actually is the concentration of Zn2+ and concentration of ZnOH होल 4 2-। ये लाइन समझ आई? 5 2 वाला लाइन मैंने यहां लिख दिया है ना। अच्छा, अब इसमें देखो जरा, solubility Zn2+ कैन बी रिटन एज KSP डिवाइडेड बाई OH²। KSP कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन OH- का स्क्वायर, क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर KSP है, तो इसकी कंसंट्रेशन दिस अपॉन दिस हो गई, और दिस विल बिकम KF
मल्टीप्लाइड बाई OH²। सही है। और KF की वैल्यू कितनी गिवन है? 10⁻16। ये वाली लाइन समझ आ गई। तो अब आप ये देखो, मैंने ना इस सॉल्युबिलिटी को OH के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूं कि D/DOH यहां पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और D/DOH यहां पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो DS/DOH की कंसंट्रेशन, सॉरी DS/DOH जब 0 होगा तो जो OH की कंसंट्रेशन आएगी वो मैक्सिमम होगी। दो वैल्यू आएंगी, सॉरी मिनिमम होगी, दो वैल्यू आएंगी, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कैलकुलेट हो जाएंगे। इजी। क्लियर? ठीक है। तो अब आते हैं, थोड़ा टाइम दूंगा, इसका आंसर 10 है, नोट कर लेना। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। फाइंड द pH ऑफ ए मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml। ट्राई करो जरा। .2, सॉरी वो H नहीं है, वो मोलर है ना। 0.2 मोलर H3PO4। मयंक वो मोलर है ना। वो 0.2 मोलर है। अर्पित सॉल्व किया है, ऐसे ही बोल दिया यार बी। इसमें कंफ्यूजन होगा तुम्हें बहुत सारा कि आप इसमें कुछ मिसिंग नहीं है। प्रियांश बिल्कुल सही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हो कि ये बफर लगाएंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लगाएंगे, या क्या लगेगा। वेयर इज ZnOH कंसंट्रेशन इन फॉर्मूला ऑफ KF? आयुष्मान, KF का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स। तो जब आप ZnOH होल ट्वाइस को OH के साथ रिएक्ट करा रहे थे तो ZnOH होल 4 2- बन रहा था। तो अगर होल 4 2- बन रहा है तो वो इक्विलिब्रियम का KF बोल रहे हैं वो। एट 10 PPT में से 4 आ गया तो सॉल्युबिलिटी 4 होगी। हाँ, क्योंकि हमने तो, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही है। K3H मेरे को लगता है थर्ड वाले का होगा वो। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ना इन सॉल्ट्स को रिएक्ट कराते हैं पड़ेंगे। सॉल्ट ही दिया है ना। एक सेकेंड आप तब तक ट्राई करो, मैं देख रहा हूँ। Na3PO4, अच्छा Na3PO4 में H3PO4 का रिएक्शन करा रहे हैं तो 1 प्रोटॉन ट्रांसफ़र है इसमें। सो इट विल बिकम H2PO4 माइनस प्लस NaHPO4। इसके मिली मोल्स हैं 50 × 0.2, दोनों के ही हैं। 50 × 0.2, 50 × 0.2, तो ये बन गया होगा 50 × 0.2
है ना, लिमिटिंग तो कोई भी नहीं है, ये हो गया 50 इंटू 0.2। अब आफ्टर रिएक्शन एक्चुअली दिस कंटेनर कंसिस्ट ऑफ H2PO4 माइनस एंड Na2 HPO4 माइनस HPO4। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ये आपका सॉल्ट है और ये आपका एसिड है? देखो ध्यान से, एसिड सॉल्ट, तो एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट। अगर एसिड और सॉल्ट दोनों हैं और वही कॉन्जुगेट सॉल्ट है तो ये बफर होगा, और बफर का जो पीएच होता है वो क्या होता है? पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन 50 इंटू 0.2, एसिड की कंसंट्रेशन 50 इंटू 0.2, तो उसको सॉल्व करोगे तो आपको पीएच मिल गया। पहले देख लो रिएक्शन कैसे लिखा। सर उल्टा लिख दिया, कौन सा लिख दिया उल्टा? कौन सा चीज़ उल्टी लिखी मैंने? पीएच का फॉर्मूला कह रहे हो क्या? प्लस साइन है, अगर आप माइनस करोगे तो एसिड बाई बेस कर दो, उसमें क्या करना। ठीक है, रिएक्शन कैसे लिखी तो बहुत आसान है। देखो H3PO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब आप उसके सॉल्ट और इक्वल क्वांटिटी से रिएक्ट करते हो तो पहले तो ये दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे, ये दोनों रिएक्ट करके आपको ये देंगे। जो बचा मुझे दिखा साफ साफ वो बफर है। बफर है तो बफर की तरह मैंने उस सीधे सीधे इक्वेशन में यूज कर लिया। आपने रिएक्शन से क्या पता लगाया? अर्पित, मैंने रिएक्शन से पता लगाया कि वी हैव ए स्ट्रॉन्ग एसिड H3PO4, फर्स्ट प्रोटोनेशन तो स्ट्रॉन्ग है ही है उसका, और उसी का सॉल्ट है। तो पहले वो दो रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट Na2HPO4 होगा। मैंने Na2HPO4 ही लिखा है, Na2HPO4 Na2HPO4। सही है? ओके, ये कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर तो ये एसिड है, ये सॉल्ट है। वैसे तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ही थी, अगर आप देखो तो 50 इंटू 0.2 है। सर रिएक्शन से क्या पता? आप फाइन है, आपको कोई डाउट नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी से बताओ। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएच 8 आ रहा है इसका। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्व करो, सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, कैलकुलेटर से यूज कर लेना। अग्निनाथ, मुझे लगता है रिकैलकुलेट करना एक बार। PKA1 यूज़ नहीं होगा, PKA2 यूज़ होता है उस सेकंड वाले में, अगर आयुष्मान आप पूछ रहे हो तो। वो देख लो ना, H2PO4 जहां से H+ दे रहा, वो वाला PKA यूज़ करो। द KSP, तब तक तुम इसको पढ़ो, मैं भी पढ़ रहा हूं। द KSP ऑफ Ag2C2O4 इज, डेटा लिख लें, KSP Ag2C2O4 1.29 इंटू 10 की पावर -11 है। इस सोल्यूशन ऑफ K2C2O4, सॉरी ये C2 है, containing 0.152 mole in 500 ml water, shaked with excess of Ag2CO3, the equilibrium solution reach इतना मोल केटन, the degree of dissociation of this be same, calculate। अच्छा ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है इन्होंने Ag2CO3 का K2C2O4 के साथ, which will give you Ag2C2O4 K2CO3, और डेटा गिवन है कुछ। डेटा क्या गिवन है? आंसर आया किसी का? ध्रुव का आ गया। अभी बताता हूँ ध्रुव। हाँ, मयंक मित्तल, मैंने ठीक कर दिया।
तब तक तुम कैलकुलेटर से करते जाओ। इस सोल्यूशन ऑफ K2CO कंटेन इतने मोल इन 500 ml वाटर स्टेट विद एक्सेस ऑफ 500 ml है, ये याद रखना है। K2C2O4 0.152 है। एक्सेस ऑफ, ये एक्सेस है, दिस इज टाइम t इक्वल्स टू 0। तो एट इक्विलिब्रियम सोल्यूशन कंटेन 0.038 मोल ऑफ K2CO3। K2CO3 के मोल हैं, ये सारे मोल हैं, 0.5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 0.0358, इसके इतने हैं तो इसके भी इतने ही होंगे। ये दोनों उस समय 0 थे, तो ये कितने बचे होंगे? 0.152, 11 है ना कोफिशिएंट, 0.0358। सो दिस इज द न्यू कंसंट्रेशन। ये तो एक्सेस है, सॉलिड है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इजी है, हो गया, सबसे हो गया। देखो इस क्वेश्चन में ना ये एक्सेस में दिया हुआ है और इसके 0.152 मोल है। कंसंट्रेशन निकालने के लिए 0.5 डिवाइड जरूर कर लेना इन सारे डेटा में, तो ये कंसंट्रेशन भी आ जाएगी क्योंकि 500 ml दे रखा है। अब वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में Ag2C2O4 0.0358 बना, K2CO3 0.0538 बना, दोनों में 0.5 डिवाइड करते हैं तो कंसंट्रेशन आ जाती है। सबको ये पता होगा K2C2O4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि C2O4 2 माइनस इसकी कंसंट्रेशन 0.52 माइनस 0.0355 अपॉन 0.5 होगी, है ना। अच्छा, अब K2CO3 भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर K2CO3 भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या CO3 2 माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लें हम, वो आ रही है 0.0358 बाय 0.5। ये दो डेटा तो हमें इस क्वेश्चन में सीधे सीधे मिल गए। अच्छा, अब आप ये सोचो कि यार KSP तो दे रखी है, क्या मैं इस KSP को ऐसे लिखूं Ag प्लस, जो स्टेप समझ नहीं आया पूछना, Ag प्लस का स्क्वायर अपॉन C2O4, है ना, इक्वल टू KSP, और ये KSP गिवन है और C2O4 की कंसंट्रेशन देखो कितनी है, ये वाली कंसंट्रेशन है। तो अगर ये C2O4 की कंसंट्रेशन को यहां रख दें तो क्या Ag प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो आप? निकल जाएगी। अब Ag प्लस अगर इतना है, CO3 अगर इतना है, तो AgCO3 का KSP पूछा था, तो वो क्या हो जाएगा? Ag प्लस का स्क्वायर और CO3 2 माइनस, ये हो जाएगा ना KSP। अब Ag प्लस आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया, CO3 क्वेश्चन में गिवन था, आप इन दोनों को यहां पे रखो, KSP आया। क्लियर है? ये जेई में आया वो क्वेश्चन है। वैसे देखो जरा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लो। 2 Ag होगा, सॉरी मयंक, क्या कह रहे हो, कहां पे 2 Ag होगा? कौन सा 2 Ag कह रहे हो आप? इधर तो मुझे कुछ नहीं दिखा 2 Ag। 2 Ag प्लस होगा, हाँ यार, 2-3 बच्चों ने लिख दिया, 2-3 बच्चों ने 2 Ag प्लस कौन सी जगह लिखा? ऑक्सिलरी कंसंट्रेशन Ag2C2O4 से रोहित नहीं आएगी KSP निकालने में। हाँ, तो KSP में क्यों 2 होगा यार? Ag प्लस की कंसंट्रेशन ले रहा हूं, 2 लेने का क्या मतलब था? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वो कोफिशिएंट 2 है इसलिए 2 Ag होगा, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूं क्या है वो, एक सेकंड रुको, पहले ये मिटा दूं, जगह नहीं है, ये वाला मिटा दूं पूरा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने सही लिखा है, 2 नहीं होगा वहां पे। हाँ अभिषेक पांडे, गलत कह रहे हो आप, 2 Ag का होल स्क्वायर कभी भी नहीं होते। देखो क्या है, थोड़ा पार्ट मिटा रहा हूं। जैसे आप ये लिखो Ag2CO3 का इक्विलिब्रियम, तो आपको मिलेगा 2 Ag प्लस प्लस CO3 2 माइनस, सही है ना। अगर आपको KSP लिखना है तो आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो यार Ag प्लस की जो भी कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर इंटू CO3 2 माइनस। अगर आपको सॉल्युबिलिटी में डिफाइन करना है तब आप लिखते हो 2SS, तब आप यहां लिखते हो 2S का स्क्वायर। लेकिन जब मैं लिख रहा हूं Ag प्लस का स्क्वायर, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। अब वो कंसंट्रेशन 2S है, 3S है, 4S है, उससे क्या मतलब है मुझे।
लेकिन अगर आप यहां पे भी 2 लिख देते तो देखो आप Ag प्लस की कंसंट्रेशन जो यहां से आता उसमें 2 मल्टीप्लाई करते वो गलत होता, क्योंकि ये तो पूरा Ag प्लस की कंसंट्रेशन है, यानी ये वो कंसंट्रेशन जो 2s के बराबर है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब पूरा ही गलत हो गया। ये लाइन समझ आ गई? तो अब आते हैं इसका आंसर पे। आंसर है, किसी ने आंसर लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो गलत था क्योंकि आपने शायद 10 की पावर -10 लिखा था। तो करेक्ट आंसर इज 3.94 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, फाइन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये भी जेईई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, रिलेटिवली इजी है, आराम से देखो, सॉल्व करो। तरुण यस, सॉरी तरुणा यस, K2CO3 इज 100% डिसोशिएटेड। वो ना उसमें तरुणा, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से ये पढ़ा हो तो उसमें दोनों चीज़ें दी थी कि दोनों 100% डिसोशिएट होते हैं। आयुष प्रीवियस में 8 नहीं आ रहा है, 7.67 आ रहा है। प्लीज़ सॉल्व। ठीक है, अभी तो नहीं, इसको ख़त्म करते हैं, फिर एक बार पूरा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेटर तो है मेरे पास, मैं कर दूंगा। लेकिन अब आपने कहा ये 7.67 आ रहा, तो हो सकता है कुछ डेटा में भी गलती हो। कैलकुलेटर से ही किया होगा आयुष तुमने भी। रवि मंडल, अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूं उसमें भी। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, डिस्प्ले में जो आया क्वेश्चन उसके बाद करते हैं। कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN इन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 3 गिवन दैट AgCN इतना, K फॉर HCN इज इतना। ये गिवन AgCN ये KSP है, ठीक है। सॉलिबिलिटी आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सॉरी सॉलिबिलिटी एंड आयोनाइजेशन में डिफरेंस है। आयोनाइजेशन, अब पहले रोहित तुम लिखो कि आयोनाइजेशन का क्या मतलब लिखना चाह रहे हो। चलो आंसर्स आ गए आपके शायद, है ना। 1.2 इंटू 10 की पावर -13 सिद्धार्थ, ठीक है। एक बार देखता हूँ, ये तो इजी था यार, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़े से इजी लगते होंगे। AgCN का KSP दे रखा है, तो फटाफट लिख लेते हैं। ये आपको देगा Ag प्लस एंड CN माइनस, एंड CN माइनस अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव यू HCN एंड OH माइनस। ये S ले लेते हैं, S माइनस अल्फ़ा, S माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा। दो डेटा गिवन है, S इंटू S माइनस अल्फ़ा 1.2 इंटू 10 की पावर -16, एंड द सेकेंड एक्सप्रेशन इज अल्फ़ा स्क्वायर S माइनस अल्फ़ा कैन बी रिटन एज KW बाई KA। K दिया इस क्वेश्चन में, दे रखा है ना। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। KW 10 की पावर -14 रखो आप, तो ये 10 की पावर -10, 10 की पावर -4 हो गया। और इस एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन से टू वेरिएबल को सॉल्व करके आप दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हो। हाँ रोहित राज, आप कह रहे हो AgCl कितना डिसोशिएट हुआ है और कितना सॉल्युबल हुआ है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, 100% डिफरेंट हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब ही यही होता है। अगर परसेंटेज गिवन नहीं है तब वो दोनों सेम होती है, नहीं तो नहीं होती है। pH का क्या काम है, pH कहाँ है, pH दे रखा है तो और आसान हो गई ना कैलकुलेशन। pH 3 है, इसका मतलब POH की वैल्यू निकाल लेना आप इसमें, 10 की पावर -11, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई आपको।
10⁻11। सीधे अल्फ़ा को रखो, थोड़े क्वाड्रेटिक से बच गए, एस अल्फ़ा को नेगलेक्ट कर दो वहाँ पे। सर KW/Ka लिखा है आपने? हाँ मैंने लिखा है, गलत लिखा क्या? देखो इक्विलिब्रियम हो गया हमारा HCN मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस अपॉन CN माइनस, है ना। तो मैं H प्लस ऊपर H प्लस नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस इंटू दिस इक्वल टू KW, और बची हुई चीज़ शायद Ka है ना, 1/Ka। तो KW/Ka लिख सकता था मैं उस एक्सप्रेशन में, ये वाले एक्सप्रेशन में है, ये वाले में। हाँ मिथिलेश, एक बार सेकंड इक्वेशन में AgCN होगा, सेकंड इक्वेशन में AgCN होगा। अब ये नई बात कहाँ से आई? Ag प्लस और Cn माइनस दो चीज़ें थी, मैंने Cn माइनस की हाइड्रोलिसिस कराई है। आंसर बताता हूँ, 1.58। हाँ जो भी अभी किसी ने, मिथिलेश ने लिखा 1.5 10⁻⁻5 करेक्ट है। मनीषा गोविल आपका भी करेक्ट है, तो 2-3 बच्चों का आंसर सही है, ठीक है फाइन। तो इजी था, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते हैं। गिवन दैट AgNH3 Kc इज इतना, सॉलिबिलिटी ऑफ दिस इतना, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 मोलर सॉल्यूशन। इजी है ये भी, फटाफट करो जरा। ये तो मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा, आंसर बताऊँगा बस, लेकिन तुम आंसर पोस्ट करना, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, जल्दी करना लेकिन फास्ट करना। सर प्लीज़ उसमें थोड़ा सा, आप किस में आ जाओ। बहुत टाइम लगा रहे हो इसमें। Kc KSP दो चीज़ें हैं। मनीषा गोविल 0.054, ठीक है, एक दो आंसर और आने देते हैं मनीषा, फिर मैं आपको बताता हूँ। 0.054 आपका आया है ना, फास्ट कैलकुलेशन करो। .053 बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। सौरभ बिल्कुल सही, दीपक करेक्ट, बहुत सही, सबके आंसर सही है। तो इसको डिस्कशन की ज़रूरत है, कुछ लोगों से नहीं हुआ होगा तो थोड़ा बता देता हूँ। हाँ KSP से भी शुरू कर सकते थे आप इसको। AgCl से आपको मिल रहा है Ag प्लस एंड Cl माइनस एंड Ag प्लस 2 एमोनिया AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। तो इसमें इसका जो Kc दे रखा है उसको 1/, कर देते हैं, ये वाला इक्विलिब्रियम का Kc आ गया। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन 1 मोलर एमोनिया, यही पूछा है उन्होंने। तो ये S माइनस अल्फ़ा, S माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, S की वैल्यू पूछ रखी है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है ठीक है, आप जिसने भी आंसर लिखा है बिल्कुल सही है, इजी क्वेश्चन था, हो गया होगा ये वाला। डिटरमाइन द नंबर ऑफ AgI विच में बी डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ 1 मोलर CN माइनस KSP ऑफ AgI एंड AgCN इज इतना। नंबर ऑफ मोल ऑफ AgI विच मे बी डिजॉल्व इन 1 लीटर। मे बी डिजॉल्व का मतलब वो पूछ रहा है, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? इतना 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 सिमिलर टाइप का हो जाएगा ये तुमसे। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इससे पहले मेरे को समझ आ जाएगा सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्लियर है कि नहीं।
ठीक है, एक क्वेश्चन से सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्लियर होगा, ध्यान से सुनना। लेट्स से कि दिस इज ए कंटेनर, 1 लीटर इसका कंटेनर है, A प्लस और B माइनस देयर आर 2 आयंस और दोनों की कंसंट्रेशन 10-10 है। आपको ये बताना है कि आप X माइनस ऊपर से ऐड करते हो, तो अगर X माइनस ऊपर से ऐड करोगे ना तो KSP ऑफ AX 10 है और KSP ऑफ BX 100 है, तो ये KSP आपको गिवन है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आप मैक्सिमम कितना X माइनस इस कंटेनर में डालोगे। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम कितना X माइनस इस कंटेनर में डालोगे कि इन दो में से ना कोई एक आयन मैक्सिमम प्रेसिपिटेट करे लेकिन दूसरा आयन बिल्कुल ना करे। बिना कैलकुलेटर के भी हो सकता है, बस ये समझ आ जाएगा कि आप कितना समझ पाए हो सिलेक्टिव को। देखते हैं किसका करेक्ट आंसर आता है। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो सौरभ नो, सॉरी सौरभ, इसका आंसर दे रहे हो क्या आप, ये वाले का A प्लस और B माइनस B प्लस का? अभिषेक नो, तुषार नो, तनवीर अंसारी नो, मनन नो, अमीशा नो, मनीषा गोविल नो। मनीषा गोविल अगर आप इसका बोल, मैं अभी इसका पूछ रहा हूं, हो सकता है आप उसका भी दे रहे हो, तो मैं A प्लस और B प्लस वाले का पूछ रहा हूं। हाँ, X इक्वल टू लिखो, वो सही है। तनवीर नहीं होगा। तरुणानाथ नो, अग्निनाथ नो, प्रभा झा नो, सॉरी प्रभन झा नो। एक भी आंसर करेक्ट नहीं है। सुरेंद्र कुमार नो। मैं इस क्वेश्चन को जब भी पूछता हूँ ये मोस्ट कॉमन आंसर 9 होता है। रवि गलत, सौरभ नो, पीयूष नो, अग्निनाथ अभी भी गलत है। तनवीर ने आप 9 को 9.9 कर दिया है, अब भी गलत है। 10 ही कर दे भाई। कैलाश नो, आयुष नो। टाइम चाहिए। प्रियांश ने हिम्मत करके 10 से ऊपर बढ़ा है। अथर्व गलत है, तुषार गलत है। करेक्ट आंसर आएंगे मैं बता दूंगा। अभिषेक, अक्षमित, अथर्व, ध्रुविन, प्रजापति सब गलत हो। बहुत ट्रिकी है वैसे, तुम सोच के देखो, मैं आंसर बताऊंगा तो बहुत मजा आएगा। तरुणा गुप्ता नो। ऐसे अगर आप तुषार जैसे 11 लिख दे रहे हो तो आपको पता है यार 10 आंसर नहीं हो रहा तो थोड़ा बढ़ा देते हैं, वैसा नहीं। अग्नि ने तो आप सीधे 100 कर दिया, गुस्से में आ गया लग रहा है। मैं नहीं समझाऊंगा तुषार। यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे मैं समझाऊं, तुम्हें तो खुद करना पड़ेगा। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं। ए 1 लीटर कंटेनर कंसिस्ट ऑफ 2 आयन A प्लस, एक करेक्ट आंसर आया इसलिए मैं रुक गया। A प्लस एंड B प्लस। ऋषभ तुक्का तो नहीं मारा? A प्लस एंड B प्लस 10-10 मोल। आपको बताना है X माइनस के कितने मोल्स ऐड करें कि कोई एक आयन कंप्लीटली प्रेसिपिटेट करे और दूसरा बिल्कुल नहीं। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचोगे तब आएगा आंसर। मिथिलेश, पीयूष, नहीं रॉन्ग। बस उसका सही है ऋषभ चौरसिया का, बट मुझे लगता है उसने पहले ये सुना है क्वेश्चन। प्रियांश नो, अग्नि नो। अरे उमंग, आयोनिक सबका वीक नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। आंसर बताओ मैं, करेक्ट आंसर 1/√10। मनन रहने दे भाई। नहीं, करेक्ट आंसर है 19। मज़ेदार बात क्या है कि जब आप पहली बार पूछोगे सब पहले तो 1 बोलते हैं फिर 10 बोलते हैं। मैं बताता हूँ, सुनो। देखो इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को कि A प्लस की सॉलिबिलिटी क्योंकि कम है तो पहले प्रेसिपिटेट वो करेगा। सही है? तो बताओ, तो अगर A प्लस पहले प्रेसिपिटेट करेगा तो मैं ऐसे सोचना शुरू करता हूं, इसका मतलब है B को प्रेसिपिटेट नहीं होने देना है। यही तो हुआ, मैंने यही तो क्वेश्चन बोला था कि कोई एक प्रेसिपिटेट मैक्सिमम करे और दूसरा बिल्कुल ना करे, तो हम यहां पे यही मानेंगे यार B बिल्कुल प्रेसिपिटेट ही ना करे। अच्छा ये बताओ, B के 10 मोल B के लिए कितने मोल C के चाहिए हमें?
C के हमें चाहिए 10। इसका मतलब है यार, सॉरी x, इसका मतलब है कि मैक्सिमम x माइनस विच कैन बी एडेड इन द सॉल्यूशन इज 10। यहां तक सबको समझ आ गया होगा। इसीलिए शायद आप पहले आंसर 10 दे रहे थे जो गलत आ रहा था। अब सवाल है गलती कहां हुई, है ना। देखो गलती सिर्फ एक जगह हुई, मैंने कहा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्या है कि आपने ना 10 मोल डाल दिए, 10 मोल x के इस कंटेनर में डाले, यही सोच के कि यार b को प्रेसिपिटेट हमें नहीं कराना है। अब आप सोचो 10 मोल x के डाले तो क्या सोल्यूशन में 10 मोल x के रहेंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि a इस x से रिएक्ट करेगा तो 10 से वो कम होगा। अब जैसे ही a x माइनस a के साथ रिएक्ट करेगा 10 से कम होगा, तो मेरे पास और जगह बच गई कि यार मैं और x डाल सकता हूं। 10 को बैलेंस करना है ना मुझे, तो समझना इसको। देखो मैं क्या करता हूं, 10 डालने के बाद ना रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद और x माइनस डाला, और मैं ऐसा तब तक करता गया कि द मोमेंट a प्लस की वैल्यू पानी में 1 हो, तब x माइनस वाटर में मैक्सिमम 10 रह पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा डालेंगे 10 से तो b भी प्रेसिपिटेट करेगा। अब सोचना उस टाइम पे इस कंटेनर के अंदर x आया 10, a कितना है 1, a कितना था 10, अभी कितना है 1, कितना प्रेसिपिटेट कर गया 9, किसके साथ मिल के प्रेसिपिटेट किया? x माइनस के साथ। तो 9x माइनस तो प्रेसिपिटेशन में है, जो कि ax के फॉर्म में प्रेसिपिटेट है, और 10 इस सॉल्यूशन के अंदर है। 10 प्लस 9, 19 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? पहले बता समझ आया या नहीं आया? चलो क्लियर है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिटर्न नंबर ऑफ मोल ऑफ AgI विच मे बी डिजॉल्व इन 1 लीटर 1 मोलर CN माइनस KSP ऑफ AgI एंड, ठीक है। तो इसको ऐसे शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का इक्वेशन लिख लें, इजी है ये भी वैसे तो, Ag एंड I माइनस एंड 1 लीटर ऑफ 1 मोलर KCN माइनस, है ना। तो वो Ag प्लस CN के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको दे रहा है, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं तो फटाफट हो जाएंगे, 2 माइनस। तो मैं ऐसा शुरू करता हूँ, S माइनस अल्फ़ा, S माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1 कंसनट्रेशन दे रखी है, 1 माइनस 2 अल्फ़ा अल्फ़ा, दोनों के KC दे रखे हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, हाँ इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 42 आप लिख रहे हो, 0.49 है, ठीक है, 0.49 मोल। मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि इजी था, बहुत कुछ था नहीं बताने वाला। ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव है, चलो। नवनीत, आई हैवंट प्रोवाइड एनी होम असाइनमेंट, मैंने DPPs दी हैं और वो सफिशिएंट है, होम असाइनमेंट भी दे दूंगा मैं बहुत जल्दी। AgI का आंसर 0.49 था मिथिलेश। इसका ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जरा फटाफट करना, हाँ जितनी जल्दी करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। फास्ट सॉल्व करना। अब ऑब्जेक्टिव में तो जल्दी कर ही लोगे, व्हेन 1 ड्रॉप, तब तक आप भी करो मैं भी देख लूँ। 1 ड्रॉप कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर एट 25। अच्छा, 1 ड्रॉप 1 लीटर में डाला है। pH ड्रॉप फ्रॉम 7 to 4। When the second drop of the same HCl is added, the pH is further dropped. Okay. मिथिलेश करेक्ट, अभिषेक करेक्ट, तरुणा नो। हाँ पॉइंट में डिफरेंस है, 1 मिनट रुको जरा, 1 मिनट रुको। आंसर वैसे बोर्ड में दिखाऊंगा, सबको दिख जाएगा, इसलिए खुद कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 की पावर -4, तो ठीक है, पुरुजीत करेक्ट है। हाँ आप सबके सही आ रहे हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, समझाने की ज़रूरत तो नहीं है,
करेक्ट आंसर 3.7। मेरे हिसाब से आपने भी ऐसे ही किया होगा शायद कि जब आप एक ड्रॉप डाल रहे हो तो pH 7 से 4 हो गया। इसका मतलब उस ड्रॉप में 10⁻⁻4 मोल H+ के हैं। 2 ड्रॉप डालेंगे तो H+2 इंटू 10⁻⁻4 होंगे, क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H+ बिकम 2 इंटू 10⁻⁻4, तो pH हो जाएगा -log 2 इंटू 10⁻⁻4, तो वो आएगा 3.7, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। सही है, ऐसे ही किया था। मूव करें आगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये अभी जो बोर्ड में तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है वो भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तब होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया रोटेशन है और सोच के बनाया है जिसने भी बनाया है। फास्ट यार, ये तो मैं चाहता हूं कि बना सॉल्व कर लो आप, बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअल आंसर बताना, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। कोई हिंट विंट चाहिए तो बता देना। कोई हिंट चाहिए होगी तो मैं 5 मिनट के बाद दूंगा, अभी तो नहीं, 5 मिनट 1-2 मिनट के बाद। तब तक खुद ट्राई करो। बेहतरीन क्वेश्चन है। वीक बेस BOH इज टाइट्रेटेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ हाँ 2 मिनट ले यार मिथिलेश। कुछ डेटा कम लग रहा होगा वैसे। डेटा कम लग रहा है किसी को? सौरभ, कंसंट्रेशन देना चाहिए था। सौरभ, मैं बताता हूँ आपका आंसर ठीक है नहीं, मैंने आपका आंसर याद ही रख लिया है। अब्जर्व ठीक है, आंसर करेक्ट नहीं है, मुझे आंसर याद नहीं है, बट मुझे आपके दोनों के आंसर समझ आ गए। मैं अभी बताऊंगा सही है कि नहीं। अब्जर आपका तो गलत है, मेरे को थोड़ा बहुत याद है आंसर। मनीषा गोविल आपका भी गलत है। अरे यार श्योर भी लिख रहे हो तुम। सौरभ का मुझे थोड़ा डाउट है कि हाँ वो सही हो सकता है, उसके आसपास ही था। तनुप्रिया नो। ऐसा क्या है 30 सबके आंसर आ रहे हैं? थर्टी ml सबके आंसर लिख रहे हो। 30 आ रहा है, 30 आ रहा है। अथर्व का भी 30 आया है। अच्छा, जिसने भी 30 लिखा है क्या उसको बफर दिख रहा है यहां पे? चलो आंसर देख लेते हैं। 28.72, बहुत क्लोज था तुम्हारा आंसर। 28.72। यार अगर तुमने 30 भी लिखा है तो पता नहीं मुझे अप्रोच कैसा है। हैव यू कंसिडर दिस एज ए बफर सॉल्यूशन? अगर बफर की तरह आपने लिया और फिर आपका 30 आ रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इतने बच्चों का 30 आ रहा है मतलब कुछ और ही सोच करके 30 आ गया है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना?
धीरे धीरे करूँगा, स्टेप वाइज समझाता हूँ, जहाँ जो स्टेप नहीं समझ आए वो पूछना। बेसिक बफर है, बिल्कुल ठीक। ए वीक बेस BOH, तो मैं लिख लेता हूँ पहले BOH विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड HA। तो BOH और HA अगर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा BA प्लस H2O। When 10 ml ऑफ HA इज एडेड, अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, मोलैरिटी गिवन नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम गिवन है, pKa भी गिवन नहीं है। तो कई बार ऐसा लगता है कि यार डेटा ही कंप्लीट नहीं है। तो अब आप देखो, मैं ऐसा करता हूँ यार, इनिशियल मोलैरिटी इसकी M1 ले लेता हूँ और इसकी वॉल्यूम V1 ले लेता हूँ। तो जब आपने ना 10 ml HA का डाला था तो pH 10.2 है। इससे एक बात प्रूव होती है कि यार एसिड डालने के बाद भी pH बेसिक है, इसका मतलब ये बच रहा है, यानी लिमिटिंग HA है। ये लाइन समझ आई? pH को देख के फिर आपको लगेगा यार मेरे को कैसे डिसाइड किया मैंने, तो मैंने देखा pH 10.2 है यानी सॉल्यूशन बेसिक है, एसिड के डालने के बाद भी बेसिक है यानी बेस बच रहा है, इसका मतलब एसिड लिमिटिंग है। तो मैं ऐसा कर लेता हूं कि 10 ml इसकी मोलैरिटी ले लेते हैं M2, तो 10 ml था इंटू M2, तो ये दोनों 0 थे। तो जब इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो बेस बचा M1 M2 और ये बचा होगा 10 M2, और इस समय पे इसका pH कितना था, 10 when 25 ml ऑफ HCl 9.1 10.2। द पी इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं pH की सिचुएशन 10.2। अच्छा, अब जब 9.1 हुआ pH 9.1, तो उस समय कितना ml डाला है, 25 ml। सो कैन आई राइट M1 V1 माइनस 25 M2, ये हो जाएगा 25 M2, सेकेंड इक्वेशन। और आप देखो ये ना दोनों ही बिहेवियर इसके ऐसे हैं कि आपके पास वीक बेस भी है और उसका सॉल्ट भी है, तो बफर है, तो उसके लिए दो इक्वेशन तो फिक्स हो गई। तो मैं उन दो इक्वेशन को डिफाइन करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन बफर के लिए POH 10.2 है ना, सॉरी POH नहीं है, PH है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई POH 14 माइनस 10.2 pKb प्लस लॉग सॉल्ट है 10 M2 और बेस है M1 V1 माइनस 10 M2। चलो अब ये वाला एक्सप्रेशन, किसी को कोई डाउट फटाफट पूछो। इस इक्वेशन में कोई डाउट है? सिंपल था, मैंने बेस सॉल्ट बाय बेस कर दिया। अब आपके पास दो इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल बहुत सारे हैं। देखो M2 वेरिएबल है, M1 वेरिएबल है, V1 वेरिएबल है, तीन वेरिएबल ये pKb वेरिएबल है। तो वी हैव 4 वेरिएबल्स और आपको ना दो ही इक्वेशन मिल रही होगी, एक तो 10.2 के लिए जिसके लिए मैंने लिखा और एक 9.1 के लिए, है ना। हाँ सिद्धार्थ थोड़ा सा रुक जा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड दैट इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन में M1 V1 M2 V2 के बराबर हम कर सकते हैं ना, तो मेरे ये वाला एक्सप्रेशन में डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि M1 M2 इक्वल टू M2 V2। न्यूट्रलाइजेशन में तो दोनों के मिलीमोल बराबर ही होंगे, नहीं तो वो न्यूट्रलाइज हुआ कैसे। तो क्या मैं इस वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूं, 14 माइनस 10.2 कर लो आप, तो ये आ जाएगा आपका 3.8, है ना, इक्वल्स टू pKb प्लस लॉग, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं, M2 डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, तो ये हो गया 10। M2 अगर मैं इसको डिवाइड करूं ये हो जाएगा V2 माइनस 10। ध्यान से देखना, इस V2 सॉरी M1 V1 बाय M2 यही है V2, और V2 न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, क्योंकि आपने दोनों को बराबर रखा था तो V2 न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट रहा होगा ना। तो मैंने यहां M2 डिवाइड किया तो V2 आया। नाउ आई हैव वन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल, तो एक इक्वेशन में और भी लिख सकता था 14 9.1, और वो हो जाएगा pKb प्लस लॉग कितना था 25, सेम एक्सप्रेशन V2 बाई 10। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो V2 आ जाएगा, और V2 वो वॉल्यूम है जहां पे वो इक्विवेलेंट पॉइंट रीच करता है। इजी है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगली क्लास में मिलता है अब इसके आगे। तब तक इसको और रिवाइज करना, आयोनिक इक्विलिब्रियम में थोड़ा टाइम देना, आयोनिक में क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है।
V2 माइनस 25 होगा। अरे यार हर बारी ऐसा हो जाता है। इसमें बस एक ही ट्रिक था ये वाला कि आप M1V1 इक्वल टू M2V2 से V2 डिवाइड करते हो या नहीं करते हो। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से कर सकते हैं, बट यार जब उस वो लिख ही रहा है n फैक्टर 1 है, HA n फैक्टर 1, BOH n फैक्टर 1, तो क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, क्या मिलीमोल दोनों इक्वल ही हैं, है ना। एक बारी होमवर्क भी दे दीजिए। चलो एक होमवर्क दे देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको पोस्ट करना, ये होमवर्क है। अगली क्लास में मिलता हूं मैं आपसे। आरसी मुखर्जी असर बिल्कुल सॉल्व कर ले यार, है तो। मेरे को लगता है डीपीपी वैसे सफिशिएंट है, उसको करने के बाद करना, ठीक है। चलो थैंक यू।